हाँ ओके फिर हैं, अल्लाह हाफिज़ हैं। क्या मतलब अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं सब लोग? आ जाए जी, जल्दी से आ जाए। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, अभी 54 लोग हैं हमारे पास। डियर सर, कैसे हैं आप? कैसा वीकेंड गुजरा? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। वीकेंड बस काम में ही गुजर जाता है और पता ही नहीं लगता कि वीकेंड था या वीकडेज थे। फ्रीलांसर्स के लिए ना कोई वीकेंड नहीं होता, कोई वीकडे नहीं होता। जब आप थोड़ा सा इसके अंदर काम करना शुरू कर देते हैं, टीम्स वगैरह चल रही होती हैं ना आपकी, तो फिर आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि आपके वर्क डेज कौन से हैं और हॉलीडेज कौन से हैं। तो वैसे ही है बस। सर वो वीडियो मेकर लॉगिन एरर आ रहा है, प्लीज़ गाइड कर दें। अच्छा नवीद, उसके अंदर ना एक इंस्ट्रक्शन फ़ाइल आपको मिलेगी। मैंने उससे कहा था, अहमद से, जो असिस्टेंट ट्रेनर है हमारे, उनसे कहा था कि वो अपलोड कर दें। उन्होंने साथ इंस्ट्रक्शन फ़ाइल भी एक अपलोड की होगी शायद, तो आप उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें जैसे उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं। तो फिर वो इंस्टॉल हो जाएगा, फिर वो लॉगिन आप उसको कर सकते हैं, ठीक है? इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है उसकी इंस्टॉलेशन के लिए। सर अटेंडेंस पेज कहाँ है? अटेंडेंस वो अभी कर देंगे, अपना जो लैब मैनेजर्स हैं हमारे, वो आप लोगों को नोटिफाई कर देंगे। आप लोग फिर जाके अटेंडेंस लगा सकते हैं अपनी। उतनी देर आप लोग अपने नाम वगैरह कमेंट कर दें यहाँ पे, ताकि यहाँ से भी वो आपको जो है वो देख लें। सर इफ़ यू हैव एनी आइडिया लॉकडाउन कब ख़त्म होगा? मुझे इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। दुआ ही कर सकते हैं हम कि अल्लाह ताला जो है इस बीमारी को जल्द अज जल्द पाकिस्तान और दूसरे ममालिक से उठा ले और उतनी ही जल्दी हम ज़िंदगी में वापस आ सकें और अपने रोज़मर्रा काम जो हैं वो आसानी से जो है वो सर अंजाम दे सकें। सर आपको मैंने इनबॉक्स किया था। हुरैन फ़ातिमा, किस लिए किया था? क्या क्वेश्चन था अभी बता दें मुझे। यहाँ पे अगर मैं वो नहीं देख सका तो यहाँ पे मैं आपको आंसर कर देता हूँ। अच्छा, आज जो है हमने थोड़ा सा फ्रीलांसिंग जो है हमने डिस्कस की। पहले पुराने जो 2 दिन गुजरे हैं हमारे, 2 लेक्चर्स हो चुके हैं और अभी थोड़ा सा मैं ये चाह रहा था कि हम टेक्निकली भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लें और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो नॉन टेक्निकल हैं, जिनका कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड नहीं है,
उनको थोड़ा सा ये पता चले कि हम एक्चुअली करने क्या जा रहे हैं और किस किस किस्म की चीज़ें जो हैं यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है सर, इंस्ट्रक्शन को भी फॉलो किया है बट यूज़र नेम एंड पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट। मसला होगा, आपने इंस्ट्रक्शंस को ठीक तरह से फॉलो नहीं किया होगा। आपको फर्दर हेल्प की ज़रूरत है तो आप महमूद या फिर अहमद से जो है वो रब्ता करें, वो आपकी इंस्टॉलेशन जो है वो करवा देंगे। ठीक है, वो इसीलिए जो है वो मेरे साथ हैं कि आप लोगों की हेल्प कर सकें। सर आज गिग भी बना के दिखा दें। इंशाल्लाह बनाएंगे गिग, अभी थोड़ा सा स्किल्स के ऊपर काम करना है हमने। गिग तो तब है ना जब हम जो है वो थोड़ा सा सीख लें। हाँ अलबत्ता अगर किसी के पास ऑलरेडी कोई स्किल्स हैं तो वो अपनी गिग्स लगा सकते हैं। जब हम लेक्चर देंगे, ज़्यादा दूर नहीं है, 1-2 दिन बाद जो है वो हम गिग बनाने का लेक्चर देंगे इंशाल्लाह। तो तब तक वेट कर लें। अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम टेक्निकली जो है वो चीज़ों को देख लेंगे, सॉफ्टवेयर्स किस लिए इंस्टॉल करना है और इस तरह की चीज़ें। ग्रामरली कैसे इंस्टॉल करनी है? ग्रामरली आपने सिंपल लिखना है गूगल क्रोम के ऊपर ग्रामरली क्रोम एक्सटेंशन, तो उस एक्सटेंशन को आपने ऐड टू क्रोम कर लेना है और उसके बाद लॉगिन और पासवर्ड जो है वो मैंने प्रोवाइड कर दिया है ग्रुप के अंदर। आप उसको उस लॉगिन और पासवर्ड को यूज़ करके प्रीमियम अकाउंट ग्रामरली का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टॉलेशन तो उसकी बस सिंपली आपने जो है यहाँ पे लिखना होता है ग्रामरली एक्सटेंशन फॉर क्रोम लिख लें यहाँ पे। ठीक है, तो पहला ही लिंक जो भी आएगा आप लोग यहाँ से उसको इंस्टॉल कर लेंगे, ऐड टू क्रोम कर लेंगे यहाँ से। मेरे पास क्योंकि वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसलिए यहाँ पे रिमूव फ्रॉम क्रोम का ऑप्शन आ रहा है, तो आप लोग उनके पास यहाँ पे ऐड टू क्रोम का ऑप्शन आ रहा होगा। जैसे उसके ऊपर क्लिक करेंगे एक फ़ाइल डाउनलोड होगी, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे एक आप लोगों को जो है वो नज़र आने लग जाएगा। एक ग्रामरली का इस तरह का एक आइकन होगा और वहाँ पे आपने सिंपल लॉगिन करना होगा उस क्रेडेंशियल से जो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। चलें जी, अब आ जाएं ज़रा लेक्चर की तरफ। 9:10 हो चुके हैं तकरीबन। अब जितना वेट करना था हमने कर लिया है। अब थोड़ा सा जो है वो पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद बाकी सवालात को देख लेंगे। ठीक है, आप लोग नाम अपने कमेंट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आज जो है वो थोड़ा सा हम चीज़ों को हमने यहाँ पे क्लास के स्टार्ट में एक चीज़ पढ़ी थी, वो ये थी कि कुछ चीज़ें हैं। यहाँ पे मैंने एक फ़ाइल बनाई थी, चलें एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं। इसको हम लेक्चर 2 कर लेते हैं। अच्छा, हमने ये पढ़ा था कि हम इस कोर्स के अंदर कुछ चीज़ें सीखने जा रहे हैं, जिसके अंदर एक है HTML। मैं इसको थोड़ा सा, उसके बाद हमने CSS की बात की कि CSS हम इसके अंदर सीखेंगे। फिर उसके बाद हमने PHP की बात की और उसके बाद हमने MySQL की बात की। अच्छा, अब ये 4 चीज़ें हैं फ़िलहाल जो हमारे सामने है। वर्डप्रेस तो एक और चीज़ है, अलग चीज़ है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो टूल्स हैं, ये जो लैंग्वेजेस हैं जिनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, ये लैंग्वेजेस किस किस काम के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो मैं अगर HTML की बात करूँ तो HTML हमें पता है किस लिए, इसको क्या कहते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, एंड CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। अच्छा, अभी क्योंकि हम
इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और कैस्केडिंग स्टाइल शीट को, HTML और CSS को। तो पहले ये देख लेते हैं कि HTML क्या करती है और CSS क्या करती है। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है, आप लोगों ने कभी कभार अक्सर देखा होगा, जब भी आप कुछ कोई वेबसाइट विजिट कर रहे होते हैं तो बहुत सारे लिंक्स होते हैं और उन लिंक्स के ऊपर क्लिक करके आप वन वेब पेज से दूसरे वेब पेज के ऊपर जो है वो नेविगेट करते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि मैं अगर फेसबुक यूज़ कर रहा हूँ तो फेसबुक के ऊपर अगर आपको कोई लिंक मिल जाता है किसी और पोस्ट का, तो आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके डायरेक्टली उस पोस्ट के ऊपर जो है वो नेविगेट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं ऐसे टेक्स्ट को जो हाइपर होता है और क्लिकेबल होता है, आप कह सकते हैं। ठीक है। आप लोगों को यहाँ पे एक टेक्स्ट नजर आ रहा है, सिंपल ये वाला टेक्स्ट है। क्या इसके ऊपर मैं क्लिक कर सकता हूँ? मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, वो क्लिक नहीं हो रहा। लेकिन एक टेक्स्ट है ये वाला, मैं इसके ऊपर हॉवर करता हूँ तो इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, और इसके ऊपर क्लिक करके हम किसी और सेक्शन के ऊपर मूव कर जाते हैं। ठीक है। इस ऐसे टेक्स्ट को हम बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट, जिसके ऊपर क्लिक करने की वजह से हम लोग किसी वेब पेज के ऊपर या फिर उसी वेब पेज के किसी और सेक्शन के ऊपर जो है वो नेविगेट कर जाते हैं। उसको हम बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट। और मार्कअप क्या होता है? हमें HTML के अंदर कुछ टैग्स मिलते हैं और उन टैग्स की मदद से हम जो है वो पूरा वेब पेज का जो स्ट्रक्चर है वो डिज़ाइन कर रहे होते हैं। ठीक है। आपको ये वेबसाइट पूरी नज़र आ रही है। इस पूरी वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है कि यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा गया है ये, और दूसरा पैराग्राफ ये है, यहाँ पे एक पिक्चर लगी हुई है, यहाँ पे एक बटन लगा है ऊपर जाने के लिए। ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे एक हेडिंग है, यहाँ पे एक जो है वो लोगो के लिए जगह है, यहाँ पे मेन्यू है। ठीक है। यहाँ पे एक बटन लगा हुआ है, यहाँ पे एक हेडिंग लगी है। इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो स्ट्रक्चर है आपकी वेबसाइट का, वो हम बनाते हैं HTML के अंदर, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के अंदर। ठीक हो गया। और मार्कअप किसको बोलते हैं? वो टैग्स जो हम यूज करते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने पैराग्राफ लिखा है यहाँ पे, तो पैराग्राफ लिखने के लिए P का टैग है, तो P के टैग का जो इफेक्ट है वो उसका मार्कअप कहलाता है। ठीक है। P के टैग का मतलब ये है कि इसने इस टेक्स्ट को पैराग्राफ के अंदर लिख देना है, नेक्स्ट पैराग्राफ अगली लाइन से शुरू होगा। हेडिंग का मतलब ये है कि ये थोड़ा सा बोल्डेड होगा, इसका साइज जो है आम टेक्स्ट से बड़ा होगा। ठीक है। तो हर एक टैग का अपना अपना इफेक्ट है, जिसको हम पढ़ेंगे अभी HTML के अंदर कि कौन से टैग्स किस लिए यूज होते हैं और उसके अंदर चीजें जो है वो कैसे हम लेके चलते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद अगली चीज है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जिसको हम CSS बोलते हैं। आप लोगों को नजर आ रहा होगा यहाँ पे कुछ कलर्स भी हैं इस वेबसाइट के अंदर। इस टेक्स्ट का कलर व्हाइट है, इस टेक्स्ट का कलर ब्लू है, यहाँ पे बटन का कलर ब्लू है। फिर उसके बाद नीचे आते हैं तो इसका कलर जो है वो ब्लैक है, इसी तरह इस सेक्शन का कलर जो है वो ब्लैक है। तो मतलब ये हुआ कि अगर हमने किसी वेबसाइट के अंदर कोई स्टाइलिंग ऐड करनी है, कोई CSS ऐड करनी है, कोई कलर्स ऐड करने हैं, कोई मार्जिन्स लगाने हैं, कोई बॉर्डर लगाने हैं, तो उसके लिए हमने CSS का इस्तेमाल करना है। अच्छा जी, तो अभी CSS का इस्तेमाल किस लिए है जी? स्टाइलिंग करने के लिए। और HTML का इस्तेमाल किस लिए है? स्ट्रक्चर बनाने के लिए। मेरी पूरी वेबसाइट का जो लेआउट है वो मैं HTML के अंदर बनाया करूँगा, और जो स्टाइलिंग है उसकी वो हम CSS से किया करेंगे। अभी तक दोनों का जो कॉन्सेप्ट है कि ये किस लिए यूज़ होते हैं HTML और CSS, वो समझ में आ गई है। अगर किसी को कोई मुश्किल है तो वो पूछ ले। इसके बाद हम इसका यूजेज पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि हम डायनामिक और स्टैटिक वेबसाइट्स जो है वो किस तरह बना सकते हैं। सबसे पहले हमने बात की डायनामिक और स्टैटिक वेबसाइट्स की। अगर तो स्टैटिक वेबसाइट एक ऐसी वेबसाइट होती है जिसका जो कंटेंट है और उसका जो लेआउट है, उसका जो स्ट्रक्चर है, वो टाइम टू टाइम चेंज नहीं होता। हम बहुत देर बाद उसका कंटेंट चेंज करते हैं। ऐसी वेबसाइट को हम स्टैटिक वेबसाइट बोलते हैं। और एक ऐसी वेबसाइट जिसका कंटेंट जो है वो आए दिन रोज़ाना हम जो है वो चेंज करते रहते हैं। जैसे आपका कोई टेक न्यूज़ का ब्लॉग है अगर, तो रोज़ाना टेक्नोलॉजी की बेबहा इनोवेशन दुनिया के अंदर होती रहती हैं, और रोज़ाना के रोज़ाना जैसे ही कोई नई इन्फॉर्मेशन आती है आप अपने ब्लॉग के ऊपर अपडेट करते रहते हैं उसको। तो आप ऐसी वेबसाइट को जो है वो एक डायनामिक वेबसाइट बोलेंगे। जैसे हमारा एक ब्लॉग है
हूट रैबिट के नाम से। अच्छा, ये जो ब्लॉग है इसके ऊपर जो है वो आए दिन जो है वो नई नई चीज़ें टेक्नोलॉजी के रिलेटेड और इनोवेशन के रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आती रहती हैं और इसके ऊपर अपडेट होती रहती हैं। मैं 1 मिनट के लिए वेट करें, जरा आ रहा हूँ। अच्छा जी, क्या बात कर रहे थे हम कि ये जो हूट रैपिड है इसके ऊपर टेक्नोलॉजी इनोवेशन जो है वो होती रहती है और जो भी दुनिया के अंदर नई इंफॉर्मेशन आती है टेक्नोलॉजी के रिलेटेड वो यहाँ पे अपडेट होती रहती है। अब जैसे यहाँ पे बात करें नासाज नेक्स्ट मार्स रोवर प्रिजर्वेंस फॉर स्कूल स्टूडेंट्स, ठीक है, 18 मिनट्स अगो ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है। इसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन है, लोग इसको पढ़ना चाहते हैं। नूबिया प्ले 5G टू हैव बेस्ट 144 हर्ट्ज डिस्प्ले, मैनी फीचर्स लीक्ड बिफोर लॉन्च। तो अब ये इस तरह एक टीम है पूरी की पूरी जो इसके मुताबिक एक आर्टिकल लिखती है। जैसे ही कोई नई इन्फॉर्मेशन आती है उनके पास, उसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा जाता है और जो है लोगों को जो है उसके मुताबिक जो है वो हम अपडेट करते रहते हैं। अब होता ही है कि जितनी ज़्यादा ट्रैफिक हमारे इस ब्लॉग के ऊपर आती है, आप लोगों को यहाँ पे कुछ एड्स नज़र आ रही होंगी, ठीक है, एक ये ऐड नज़र आ रही है, फिर उसके बाद एक ये ऐड नज़र आ रही है। तो जितने ज़्यादा इस ऐड के ऊपर इंप्रेशंस आएंगे, जितने ज़्यादा इस ऐड के ऊपर जो है वो क्लिक्स आएंगे, उतने ज़्यादा हम डॉलर्स एडसेंस के ज़रिए कमा सकते हैं। साथ साथ हम वेज भी पता जो है वो सुन रहे हैं कि हमने क्या क्या काम करना है। अच्छा, एक तो वे हो गया ये। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप चाहें तो आप भी तो एक अपना ब्लॉग बना सकते हैं ना, और उस ब्लॉग के अंदर अगर टेक्नोलॉजी की बात करना चाहें टेक्नोलॉजी की बात कर सकते हैं और बहुत सारी वेबसाइट्स जो हैं वो बन सकती हैं जिसके ज़रिए हम एडसेंस के ज़रिए पैसे कमा सकते हैं। मैं अगर बात करूं कुछ और वेबसाइट्स की तो एक ये अगर मैं हूट रैबिट की बात करूं तो हूट रैबिट पे तो एक पूरी टीम है ना 40-50 लोगों की जो ये काम कर रही है और दिन रात वो नई इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करती है और उसके बारे में कुछ आर्टिकल्स लिख के यहाँ पे अपडेट करती है। लेकिन क्यूटीन जो है, क्यूटीन वाली वेबसाइट, शायद इसके बारे में बात कर चुके हैं पहले, ये कोट्स की वेबसाइट है और जो बड़ी बड़ी कोट्स बड़े बड़े ऑथर्स ने कह दिए हैं अपने ज़िंदगी के अंदर, वो उन कोट्स को जो है कॉपी करते हैं, उनका एक अच्छा सा लेआउट बनाते हैं और उसको जो है वो लिख देते हैं यहाँ पे इस ब्लॉग के ऊपर पब्लिश कर देते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे देखें बुद्धास कोट है, बुद्धा जो महात्मा बुद्धा था आई थिंक, उसकी जितनी भी कोट्स हैं वो सारी की सारी यहाँ पे उसने एक आर्टिकल के अंदर पब्लिश कर दी हैं। मार्टिन लूथर किंग, ठीक है, उसकी 80+ टॉप पावरफुल मार्टिन लूथर किंग्स जूनियर कोट्स, ठीक है। तो इस तरह का एक आर्टिकल जो है वो हमने बना के लिख लिया यहाँ पे और उसके अंदर अब कोट्स लिखनी शुरू कर दी। अब देखें ये जो कोट्स हैं अब बुद्धा ने कह दी हैं, अब वो कोट्स किसी की मिरास तो है नहीं। हम लोगों को बड़ा जो है वो फिक्र होता है कि जी मेरे कंटेंट के ऊपर जो है वो कॉपीराइट इशू ना आ जाए, जो मैं कंटेंट लिख रहा हूँ हो सकता है वो किसी और ने पहले ना लिखा हो। तो जो कोट्स हैं वो किसी की मिरास नहीं होती। आप किसी भी, अब महात्मा बुद्धा ने कोई बात की है तो वो सबके लिए की है ना, अगर मार्टिन लूथर किंग ने कोई बात की है तो वो सबके लिए की है, अगर कायदे आज़म का कॉल है कि ईमान, इत्तेहाद और तंजीम, तो वो तो सबके लिए इम्प्लीमेंटेबल है और सब उसको ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। और उसके लिए जो है वो आप लोग क्या कर सकते हैं कि आपको कोई कॉपीराइट इशू नहीं आएगा और महात्मा बुद्धा खुद से आके कहेगा नहीं आपको कि भाई ये तो मैंने कहा था, ये तुमने अपनी वेबसाइट के ऊपर क्यों लगाया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह का जो कंटेंट है उसके ऊपर कॉपीराइट इशू भी नहीं आता और आप आसानी से इंटरनेट पे महात्मा बुद्धा की कोट्स जो हैं वो सर्च कर सकते हैं, उनको बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही जो है वो कॉपी करें, एक अच्छा सा इमेज बनाएं, ठीक है, उसके ऊपर अपना लिंक लगा दें और यहाँ पे भी आप अपनी एड्स लगा के एडसेंस से जो है वो डॉलर्स कमा सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, कोट्स वाली वेबसाइट का नाम समझ में नहीं आया, qteen.com, अपनी मर्जी से इसका नाम रखा हुआ है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, QUOTEEN.com, ठीक है।
अच्छा, तो अब ये एक वेबसाइट जो है ये एक ब्लॉग है, और ब्लॉग क्या होता है जिसके ऊपर रोजाना कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो अपडेट होती रहती है। अब देखें जैसे आप बुद्धास कोट्स हैं, अब कल को जो है वो कायद आज़म की कोट्स आ जाती हैं, गांधी की कोट्स आ जाती हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें अपडेट होती रहती हैं। ऐसी वेबसाइट्स जिसके ऊपर कंटेंट जो है वो फ्रीक्वेंटली अपडेट होता रहता है उसको हम बोलते हैं कि ये एक डायनेमिक वेबसाइट है। और एक ऐसी वेबसाइट जिसका कंटेंट टाइम टू टाइम देर बाद चेंज होता है उसको हम स्टैटिक वेबसाइट बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमने ये सजावट डॉट हाउस की बात की थी, तो आप लोगों को नज़र आ रहा है कि यहाँ पे ये टेक्स्ट है, ये मूव कर रहा है, पिक्चर्स जो है वो मूव कर रही हैं, स्लाइडर्स मूव कर रहे हैं, ये नई नई प्रोडक्ट्स रोज़ाना रोज़ाना आती रहती हैं, तो वो टीम उसको अपडेट करती रहती है। ठीक है, तो ऐसी वेबसाइट्स जिसके ऊपर कंटेंट अपडेट होता रहता है, चेंज होता रहता है, उसको हम डायनेमिक वेबसाइट बोलते हैं। और ऐसी वेबसाइट जिसका कंटेंट टाइम टू टाइम चेंज नहीं होता उसको हम जो है वो स्टैटिक वेबसाइट बोलते हैं। देखिए ना, अबाउट अस की बात करते हैं, मैं अबाउट अस का पेज बनाया है कोई, या अबाउट अस का जो है वो सेक्शन है मेरी वेबसाइट के अंदर, या मेरी पूरी वेबसाइट ही मेरा पोर्टफोलियो है, मेरी कंपनी का पोर्टफोलियो है। मैं अगर अपनी कंपनी का पोर्टफोलियो की बात करूं तो techmentions.com के नाम से आप उसको देख सकते हैं। अबाउट अस, अब मेरी कंपनी की जो इन्फॉर्मेशन है, मैं पिछले 10 साल से जो कर रहा हूँ 10 साल बाद भी मैं वही कर रहा हूँ। ठीक है, 10 साल बाद भी हो सकता है मैंने कुछ सर्विसेज एडवांस लेवल की देना शुरू कर दी हो, लेकिन उनकी नीश तो सेम है ना, मेरी जो टीम है वो तो सेम है। बहुत देर बाद ऐसा होगा कि मुझे उसके अंदर कुछ मेंबर्स चेंज करने पड़े, तो जब भी मुझे चेंज करने पड़ेंगे मैं उसको चेंज कर दूंगा। ठीक है, तो वो अगर हमने फ्रीक्वेंटली चेंजेस नहीं करनी होती किसी वेबसाइट के अंदर तो हम एक स्टैटिक वेबसाइट बनाते हैं। अब देखें ना, किसी कंपनी का विजन और मिशन है, अब विजन और मिशन जो 5 साल पहले था वही विजन और मिशन अब है। ठीक है, तो ऐसा कंटेंट जब हमें चेंज नहीं करना पड़ता उस कंटेंट को, तो ऐसी वेबसाइट को जहाँ पे कंटेंट फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं हो रहा होता उसको हम स्टैटिक वेबसाइट बोलते हैं। और उस कंटेंट को जिसके ऊपर हम फ्रीक्वेंटली चेंजेस कर रहे होते हैं उसको हम डायनामिक वेबसाइट बोलते हैं। तो दोनों वेबसाइट्स के अंदर जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया है कि स्टैटिक और डायनामिक के अंदर क्या डिफरेंस होता है। अगर कोई मुश्किल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा, अब्दुल रहीम पूछ रहे हैं कि हु इज़ बेटर, स्टैटिक और डायनामिक। देखें अब्दुल रहीम, बात यह है कि बात ज़रूरत की है। अगर आपने अपनी कोई कंपनी का पोर्टफोलियो बनाना है, और कंपनी का पोर्टफोलियो आप लोगों को पता है कि इतनी जल्दी चेंज नहीं होता। आपने अगर कोई टीम हायर की है डेवलपर्स की, तो आप फ्रीक्वेंटली तो डेवलपर्स को चेंज नहीं करते ना। तो अगर पोर्टफोलियो वेबसाइट की बात करें तो स्टैटिक वेबसाइट अच्छी है। लेकिन अगर आप किसी बिजनेस वेबसाइट बना रहे हैं कोई, और बिजनेस वेबसाइट के अंदर ये होता है कि आपने कोई चीज़ सेल करनी है, आप कोई ब्लॉग बना रहे हैं, ब्लॉग के ऊपर आपने इंफॉर्मेशनल आर्टिकल्स जो हैं वो पब्लिश किया करने हैं, तो फिर उसके लिए हम डायनामिक वेबसाइट बनाएंगे। तो दोनों वेबसाइट्स बनाना ही सीखेंगे हम यहाँ पे। HTML और CSS से हम स्टैटिक वेबसाइट बनाएंगे, और PHP, MySQL और वर्डप्रेस का इस्तेमाल करके हम डायनामिक वेबसाइट्स बना सकते हैं। अब बिलाल साहब हैं कोई, वो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम सर, काइंडली चेक माय अकाउंट एंड गाइड मी अबाउट माय मिस्टेक। तो बिलाल, आज का जो लेक्चर है अगर आपने सुन लिया हो तो हम यहाँ पे टेक्निकली चीज़ों को लेके चल रहे हैं, आज हम फाइवर डिस्कस नहीं कर रहे। ठीक है, तो जब टाइम आएगा तो तब देख लेंगे। क्वेश्चन जो है ना रिलेटिव किया करें, लेक्चर के रिलेटेड किया करें। जब वो वाला लेक्चर आएगा तो हम फाइवर का आपका प्रोफाइल भी देखेंगे और आपकी सारी कन्फ्यूजन भी क्लियर किया करेंगे। लेकिन कोशिश किया करें कि मेरा वो सारे का सारा जो टेम्पो है लेक्चर का वो खराब ना हो। आकिब साहब और हंजला साहब अगर हैं यहाँ पे तो प्लीज वो स्टूडेंट्स की अटेंडेंस का जो मामला है उसको ठीक कर दें। अच्छा, अब इससे आगे चलते हैं जरा।
और टेक्निकली चीज़ों को देखते हैं कि ये काम होता कैसे है। अब हम क्या करते हैं, हम गूगल के ऊपर जाते हैं और गूगल के ऊपर लिखते हैं, लेट्स सपोज हमने लिखा डैपर। अब गूगल के ऊपर मैंने एक कीवर्ड लिखा और उसने जो है वो मुझे कुछ रिजल्ट्स शो करवा दिए। ये कितने सारे रिजल्ट्स शो करवाए इसने, ये सारे के सारे 10 पेजेस तकरीबन और उससे भी आगे जो है वो मुझे उसकी डेटाबेस में से चीज़ें जो है वो मिल गई हैं और उसके रिलेटिव, डैपर के रिलेटिव जो है जितनी भी चीज़ें थी वो सारी की सारी मिल गई। मैं यहाँ पे लिखता हूँ डैपर रिव्यूज़, तो dapper.reviews की वेबसाइट जो है वो मेरे मेन पेज के ऊपर आ गई। और इसके अलावा भी बहुत सारी जो है वो सर्च रिजल्ट्स के अंदर चीज़ें जो है वो आ चुकी हैं। अच्छा जी, अच्छा, अब ये सैयद नवाजिश शाह बुखारी साहब हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं, सर हम अपनी साइट को कैसे रैंकअप कर सकते हैं? अब मैं क्या करूं, इनका पहले वेबसाइट बनाना तो सीख लो। हमारा जो वेबसाइट बनाने का कोर्स है ना, यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, पहले डेवलपमेंट सीख लेंगे तो फिर उसके बाद बताऊंगा रैंकिंग भी कैसे करनी है। वो हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है रैंकिंग। पोर्टफोलियो वेबसाइट में डायनामिक वेबसाइट भी बना सकते हैं या उसमें कोई इशू आएगा? जी बिल्कुल बना सकते हैं, पोर्टफोलियो वेबसाइट भी आपकी डायनामिक हो सकती है। अच्छा जी, अब इससे आगे चलते हैं। हम बात कर रहे थे डैपर रिव्यूज की, तो मैंने एक कीवर्ड लिखा गूगल के अंदर। जाहिर बात है गूगल को मैं कैसे फेच करता हूँ, गूगल के अंदर हम ब्राउजर के अंदर लिखते हैं google.com। ठीक है, मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो ज़रूरी हैं क्लाइंट और सर्वर के रिलेशन के लिए। अब dapper.reviews लिखा मैंने, डैपर रिव्यूज, यहाँ से मैंने रिक्वेस्ट एक जो थी वो जनरेट की अपने सर्वर को, जो सर्वर यूएस के अंदर कहीं पे पड़ा हुआ है। उस सर्वर को कहा कि डैपर रिव्यूज की तरह का कोई सेक्शन या कोई डेटा तुम्हारी डेटाबेस में पड़ा हुआ है या नहीं। तो उसने क्या किया, उसने मुझे डैपर रिव्यूज के रिलेटेड जितना भी कंटेंट उसकी डेटाबेस में मौजूद था उसने सारे का सारा मुझे यहाँ पे लाके दे दिया। अब हुआ ये कि डैपर रिव्यूज के साथ साथ अगर मुझे कोई ऐसा कंटेंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो उसकी डेटाबेस में मौजूद नहीं है, तो वो मुझे क्या कहता है कि योर सर्च डिड नॉट मैच एनी डॉक्यूमेंट्स। इसका मतलब ये है कि बैकएंड के ऊपर ना एक डेटाबेस है और उस डेटाबेस के साथ इस कीवर्ड को जो हम गूगल के ऊपर लिखते हैं उसको सर्च किया जाता है, मैच किया जाता है और उसके रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं यहाँ पे हमें दिखा दी जाती हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं दोबारा से इसके ऊपर वापस आता हूँ तो यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है एक वेब ब्राउज़र है और एक वेब सर्वर है। वेब ब्राउज़र से हम क्या करते हैं, एक रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं और वो रिक्वेस्ट जाती है वेब सर्वर के पास और वेब सर्वर उसको क्या करता है, उसको मैनिपुलेट करता है, उसके मुताबिक कोई ना कोई रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता है और हमें वापस जवाब जो है वो वेब ब्राउज़र के ऊपर ही दिखा देता है। इट्स लाइक बचपन में हमें जो है वो एक एग्जांपल दी जाती थी कि आपका हाथ जब जो है वो किसी गर्म देगची को लग जाता है तो हाथ खुद ब खुद जो है वो पीछे आ जाता है। शायद आप लोगों को याद हो, कुछ लोग बायो से भी होंगे, तो वॉलंटरी एक्शंस और इनवॉलंटरी एक्शंस हम लोगों ने पढ़े थे बचपन में साइंस की किताब के अंदर। तो हाथ लगाते ही देगची को हमारा हाथ जो है वो वापस आ जाता है। इसका मतलब ये है कि जैसे ही हाथ गर्म देगची को लगता है तो हाथ के अंदर कुछ सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं जो मैसेज लेके जाते हैं हमारे दिमाग तक। दिमाग उस मैसेज को मैनिपुलेट करता है और समझने की कोशिश करता है कि एक्चुअली ये मैसेज है क्या, और उस मैसेज के अगेंस्ट कोई रिस्पॉन्स जनरेट करके हाथ को वापस भेजता है। वो जो रिस्पॉन्स है वो वापस जाता है हाथ के पास और हाथ को कहता है कि भाई अब तुम पीछे हो जाओ नहीं तो जल जाओगे। तो हाथ जो है वो पीछे हो जाता है। अब एग्जैक्टली यही सेम प्रोसीजर जो है वो हम यहाँ पे यूज करते हैं रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स वाला जो प्रोसीजर है। ठीक है, जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स वाला प्रोसीजर है,
सेम वेब ब्राउजर से रिक्वेस्ट की जाती है और वेब सर्वर क्या करता है, अपने डेटाबेस के अंदर सर्च करता है कि उस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट मेरे पास कोई रिस्पॉन्स है देने के लिए या नहीं, और जितने भी रिस्पॉन्सेज उसको देने के लिए मिलते हैं वो उसको प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर जो है वो वेब ब्राउजर के अंदर शो करवा देता है। और इस तरह जो है हमारा ये सारे का सारा सेक्शन जो है वो चलता रहता है। अब जितनी भी वेबसाइट्स हैं, जितना भी कंटेंट है, गूगल की डेटाबेस के अंदर जाके स्टोर्ड है, और वो जो कंटेंट है हमें टाइम टू टाइम जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तो वो हमारे सर्वर से होके वापस आ जाता है। अब करना ये है कि हमने अपने ही कंप्यूटर को क्या करना है, रिक्वेस्ट जनरेट करने के लिए यूज करना है और अपने ही कंप्यूटर को रिस्पॉन्स देने के लिए जनरेट जो है वो यूज करना है हमने। अगर मैं बात करूं यहाँ पे द रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स प्रोसीजर की, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज क्लियर है जी? अगर आवाज क्लियर आ रही है तो कंफर्मेशन कर दें जरा कमेंट करके। ठीक है, अच्छा इसको जरा मैं थोड़ा सा एलेबोरेट कर देता हूं। अगर हम एक स्टैटिक वेबसाइट की बात करते हैं तो स्टैटिक वेबसाइट के अंदर जो है वो चीज़ें कैसे चलती हैं उसको देख लें जरा। ठीक है, ओके, चलें जी। अब यहाँ पे आ जाएं रिक्वेस्ट और रिस्पांस प्रोसीजर के अंदर। यहाँ पे एक वेब ब्राउज़र है हमारे पास जिसके ज़रिए हम रिक्वेस्ट जो है वो जनरेट करेंगे, और हमारे पास इंटरनेट एक मीडियम है जो एक ब्रिज के तौर पे काम करता है मेरी रिक्वेस्ट और सर्वर के रिस्पांस के अगेंस्ट। और वेब सर्वर है जो मेरी रिक्वेस्ट के अगेंस्ट कोई ना कोई रिस्पांस जनरेट करेगा, और उस वेब सर्वर की एक डिस्क ड्राइव है, एक स्पेस है, जिस स्पेस के अंदर जो है उसने कुछ डेटा जो है वो स्टोर करके रखा हुआ है और वहाँ से जो है वो चीज़ें लेके आके चल रहा है। अच्छा, अब वेब ब्राउज़र ने क्या किया, मैंने वेब ब्राउज़र के अंदर जाके कोई कीवर्ड लिखा, कुछ भी लिखा, ठीक है, चले अब बस ठीक है, कमेंट्स हो गए। अब लेक्चर की तरफ मूव ऑन करते हैं ज़रा। अच्छा, अब हुआ ये कि वेब ब्राउज़र के अंदर मैंने कुछ चीज़ें लिख दी, कोई भी कीवर्ड लिख दिया, इलेक्ट्रॉनिक्स लिख दिया, या जैसे हमने डेपर रिव्यूज़ लिखा था वो लिख दिया। तो अब वो वेब ब्राउज़र से जो रिक्वेस्ट है वो कहाँ पे गई, इंटरनेट के पास, और इंटरनेट ने उसका आईपी लुकअप करना शुरू कर दिया। आईपी लुकअप करने का मतलब ये है कि एक कीवर्ड के अगेंस्ट बहुत सारे जो है वो वेबसाइट्स, बहुत सारा जो डेटा है वो पड़ा हुआ हो सकता है, लेकिन एक आईपी के अगेंस्ट एक ही वेबसाइट जो है वो आप लोगों को नजर आएगी, ठीक है। तो अब उसने क्या किया, उस यूजर नेम का या उस जो भी एड्रेस हमने लिखा था उसका आईपी लुकअप किया इंटरनेट ने, और उस आईपी के जरिए रिक्वेस्ट की किसको, वेब सर्वर को। देखें सबसे पहले क्या हुआ, वेब ब्राउजर के अंदर हमने कोई चीज एंटर की, इंटरनेट ने उसका आईपी लुकअप किया, और उस आईपी के जरिए, आईपी लुकअप करने के बाद उस आईपी के जरिए वेब सर्वर को रिक्वेस्ट जो है वो जनरेट की। अब वेब सर्वर ने क्या किया, उस रिक्वेस्ट को जो है वो रिसीव किया और अपनी डेटाबेस के अंदर ढूंढना शुरू कर दिया कि क्या इस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट मेरे पास कोई ना कोई डेटा मौजूद है या फिर नहीं। तो देखें जरा, यहाँ पे लिखा है fetch index.html फ्रॉम हार्ड डिस्क, ठीक है। तो वो क्या करेगा, उसके अगेंस्ट जो server.com उसने लिखा था वहां पे, उसके अगेंस्ट कोई फाइल जो है वो फेच करना शुरू कर देगा कि हमारी डिस्क ड्राइव के अंदर मौजूद है या फिर नहीं। और जैसे ही उसको वो फाइल मिल जाएगी, वो उस फाइल को सर्वर को रिटर्न कर देगा, और वो सर्वर जो है उस फाइल को रिटर्न कर देता है हमारे वेब ब्राउजर को। और यही सेम प्रोसीजर होता है जब हम यहाँ पे गूगल के अंदर डेपर रिव्यूज लिखते हैं, ठीक है। डेपर रिव्यूज या कोई भी कीवर्ड आप लोग जब लिखते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या हो रहा है, लुकअप हो रहा है। आईपी लुकअप करते ही उसने डेटाबेस के अंदर जाके सर्वर को रिक्वेस्ट की, डेटाबेस ने डेटाबेस के अंदर फेच किया सर्वर ने, और उसको ये फाइलें मिली सारी,
तो ये सारी फाइल्स उसने लाके हमारे वेब ब्राउज़र को पकड़ा दी और वेब सर्वर ने हमारा जो रिस्पॉन्स था वो जनरेट कर दिया। ये एक स्टैटिक वेबसाइट का रिस्पॉन्स है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि एक स्टैटिक वेबसाइट जो है वो कैसे रिस्पॉन्स करती है। ठीक है, अभी डायनामिक के अंदर क्या क्या चीज़ें जो है वो मौजूद होती हैं उसको देखें जरा। मैं अगर इसके अगेंस्ट एक डायनामिक वेबसाइट का ग्राफ देखूं तो वो कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले वही बात होगी, ये स्टेप्स तो सेम है ना कि पहले हम यूआरएल एंटर करेंगे, इंटरनेट उसका आईपी लुकअप करेगा और उस आईपी के जरिए रिक्वेस्ट करेगा, वेब सर्वर के पास रिक्वेस्ट आएगी और वो उसको अपनी डिस्क ड्राइव के पास भेज देगा। अब जैसे ही वो डिस्क ड्राइव जो है वो फेच करता है उस पेज को, तो उसके अंदर से ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकलती हैं जो वो डिस्क ड्राइव खुद से हैंडल नहीं कर सकता। आप लोगों को पता है कि एक डायनामिक वेबसाइट जो है, डायनामिक वेबसाइट वो होती है जिसके अंदर हम डेटाबेसेस का इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर हम पीएचपी का इस्तेमाल करते हैं। तो वो क्या होता है कि फेच करता है जब पेज को, तो उसके अंदर उसको मिलता है वेब सर्वर को पीएचपी मिल जाती है, लिखा हुआ है कंटेन्स पीएचपी। तो वो पीएचपी जो है वो वेब सर्वर उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकता, लेकिन उस वेब सर्वर के पास एक प्रोसेसर ऐसा है जिसको जो पीएचपी को प्रोसेस कर सकता है। तो वो वेब सर्वर जो है वो उसको भेज देता है पीएचपी प्रोसेसर के पास। तो वो पीएचपी प्रोसेसर क्या करता है कि उस पीएचपी को प्रोसेस करता है और उस पीएचपी के अगेंस्ट पीएचपी के बैकएंड के ऊपर उसको एक डेटाबेस भी मिलती है। तो वो उस डेटाबेस को भी एग्जीक्यूट करने के लिए MySQL डेटाबेस के पास भेज देता है। तो वो सारी की सारी अब जो चीज़ें हैं उसको पार्स किया गया है एसक्यूएल के अंदर, पीएचपी के अंदर। तो वो सारी की सारी चीज़ों को मैनिपुलेट करता है, दोबारा से इकट्ठा करता है और डेटे को रिसीव करने के बाद पीएचपी प्रोसेसर हमारे वेब सर्वर को पेज रिटर्न कर देता है और वेब सर्वर हमारे वेब ब्राउज़र के अंदर पेज को डिस्प्ले कर देता है। ये सिंपल एक मतलब कहने की बातें हैं, समझने की बातें हैं। इसमें आप कह सकते हैं कि ये हमें सिर्फ पता होना चाहिए कि एक्चुअली ये प्रोसीजर चलता कैसे है। इसके बाद जो है वो हम स्टैटिक और वेब डायनामिक वेबसाइट्स क्रिएशन की तरफ जो है वो मूव ऑन कर जाएंगे। ठीक है, तो सिंपल इन दोनों में फ़र्क ये है स्टैटिक और जो डायनामिक वेबसाइट है उसमें ये फ़र्क है कि स्टैटिक वेबसाइट्स के अंदर पीएचपी कंटेन नहीं होती, ना ही डेटाबेसेस का इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल एक स्टैटिक कंटेंट होता है। लेकिन जहाँ पे डेटाबेसेस आ जाएंगी, जहाँ पे पीएचपी की बात होगी, वो एक डायनामिक वेबसाइट हो जाएगी। अच्छा जी, अब चलते हैं ज़रा सॉफ्टवेयर्स की तरफ जो मैंने आप लोगों को बताए थे कि हमने उन सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करना है ताकि अब हम अपना डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट कर सकें। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने सबलाइम टेक्स्ट के नाम का एक सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल करना है। तो कितने लोगों ने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया है सबलाइम टेक्स्ट का? अगर किसी ने नहीं किया तो वो भी मुझे बताएं कि सर मैंने सबलाइम टेक्स्ट अभी तक इंस्टॉल नहीं किया, जल्दी से जल्दी, ताकि मुझे एक रेशो पता लग जाए ताकि हम काम जो है वो करना स्टार्ट करें। सबलाइम टेक्स्ट, ज़ैम्प और वैम्प। ठीक है, ज़ैम्प और वैम्प, इसका मतलब ये कि ज़ैम्प या वैम्प में से कोई एक सॉफ्टवेयर आपके पास होना चाहिए। ठीक है जी, वेरी गुड। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया है ज़ैम्प का। अगर मैं ज़ैम्प की बात करूं तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ ज़ैम्प कंट्रोल पैनल। जिन्होंने इंस्टॉल नहीं किया, इंस्टॉलेशन की वीडियो जो है वो ग्रुप के अंदर पोस्ट कर दी गई है, उसको देखें, चेक करें और वहाँ से जो है वो उसको इंस्टॉल कर लें।
हाँ जी ठीक है सर। मैं सबलाइन की जगह VS कोड हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं, आपकी आसानी के लिए जो जैसे आप उसको समझें कर लें। यहाँ पे क्लास के अंदर जो है हम सबलाइन टेक्स्ट यूज़ करेंगे। अच्छा, अब सबसे पहले मैंने दो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने को कहा था, एक था जैम्प और दूसरा था सबलाइन टेक्स्ट। जैसे ही आप जैम्प का कंट्रोल पैनल सर्च करेंगे और उसको स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको 5 सर्विसेज मिल रही होंगी जिसको आपने स्टार्ट करना है। ठीक है, उनमें से हम सिंपल जो पहली 2 सर्विसेज हैं उनको यहाँ से स्टार्ट कर देंगे और उसके बाद बेशक आप यहाँ से इसको क्रॉस कर देंगे। अब आप आ जाएंगे यहाँ पे हमारा जो सबलाइन है उसके अंदर। सबलाइन के अंदर आ गए। एक चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ से सी ड्राइव के अंदर जाते हैं, आप माई कंप्यूटर के अंदर जाएंगे, सी ड्राइव के अंदर जाएंगे और यहाँ पे आप लोगों को एक जैम्प का फोल्डर मिलेगा। ठीक है, जब जैम्प के फोल्डर के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे एक फोल्डर मिलेगा htdocs के नाम का। ये जो फोल्डर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये फोल्डर आपके इस सर्वर का रूट डायरेक्टरी है। हम जो भी फाइल क्रिएट करेंगे, जो भी फाइल यहाँ पे हम डेवलपमेंट करेंगे, हम जितनी भी, वो सारी की सारी फाइल्स हम इस फोल्डर के अंदर इंस्टॉल करेंगे जिसका नाम है htdocs। अब इस htdocs के अंदर जो है आप लोगों को अभी सिंपल क्योंकि इंस्टॉल किया गया है नए लैपटॉप से, मैं ऑनलाइन हूँ और इसके अंदर अभी हमने जो है वो जैम्प इंस्टॉल किया है। तो आपने क्या करना है कि इस फोल्डर के अंदर वो सारी की सारी फाइल्स जो है वो सेव करनी है जिसके अंदर हमने कोड किया करना है। अब इसको हमने बंद कर दिया सिंपल। अब सब लोगों ने याद ये रखना है कि कौन सा फोल्डर है वो। सबसे पहले सी के अंदर जाएंगे, जैम्प के अंदर जाएंगे और वहां पे हमें एक htdocs का फोल्डर जो है वो मिल जाएगा और उस htdocs के फोल्डर के अंदर हम अपनी फाइल्स को, कोड फाइल्स को सेव किया करेंगे ताकि हम उसको जो है अपने ब्राउजर के ऊपर आसानी से देख सकें। तो सबसे पहले जब मैं सबलाइन को स्टार्ट करता हूँ, सबलाइन ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ता है, एक नई फाइल क्रिएट करनी पड़ती है। ठीक है, तो मैं कंट्रोल N के जरिए एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, अभी तक वो फाइल अनटाइटल्ड है और उसके अंदर जो है सर बहुत ज़्यादा इंटरप्शन आ रही है। क्या इंटरप्शन है जी, क्या मसला आ रहा है? अब ठीक है जी, अब आवाज़ आ रही है, चलें ठीक है। तो अभी तक क्या है कि वो जो हमने सबलाइन टेक्स्ट स्टार्ट किया जब, तो सबलाइन टेक्स्ट के अंदर सबसे पहले तो ये देखा कि एक नई फाइल क्रिएट की कंट्रोल N के जरिए। कंट्रोल N के जरिए हम जो है वो नई फाइल क्रिएट करते हैं और उस फाइल को सबसे पहले सेव करते हैं। सेव करने के लिए कंट्रोल S की शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं और कहाँ पे सेव करना है हमने उसको, सबसे पहले जाना है अपने C के अंदर और फिर उसके अंदर हमारे पास फोल्डर है एक जैम्प का। जैम्प के फोल्डर के ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे htdocs का एक फोल्डर आ जाता है। इस htdocs के अंदर हमने उस फाइल को सेव करना है। इस फाइल का मैं अपनी मर्जी से कोई भी नाम रख लेता हूँ। lecture1.html लिखना इसके लास्ट पे बहुत जरूरी है। अब आवाज स्क्रीन आ रही है? अब स्क्रीन में मसला तो नहीं है ना कोई? ठीक है, चले। तो अभी सिंपल हमने क्या किया है कि lecture1.html जो है वो स्टार्ट किया हमने, सिंपल कंट्रोल S से सेव किया और उसको डेस्टिनेशन दे दी। डेस्टिनेशन कौन सी है? सी ड्राइव। सी के अंदर जैम्प का फोल्डर और जैम्प के अंदर htdocs का फोल्डर है और यहाँ पे हमने उसका नाम रख दिया lecture1। अपनी मर्जी से कोई भी नाम रख सकते हैं आप, उसका अपने नाम पे भी रख सकते हैं। asad.html हो सकता है, maria.html हो सकता है, आपकी अपनी मर्जी है। तो यहाँ से हमने उसको सेव कर दिया। तो अब ये हुआ कि lecture1.html की एक फाइल है वो हमारे पास मौजूद है। अब इसके अंदर हम जो भी कोड करेंगे वो हमें जो है हमारा वेब ब्राउजर जो क्रोम है उसके अंदर हमें मिल जाया करेगा। अच्छा, अब चलते हैं जरा कोड करने की तरफ।
मैं यहाँ पे इसको लेक्चर 1 लिख देता हूँ। यहाँ पे अभी जो मैंने लिखा है ये सब लोगों को क्लियरली नजर आ रहा है? थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ अगर। अच्छा जी, अब क्लियर है जी वीडियो? ओके, अब यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा हमारे पास एक HTML का टैग है। कुछ चीज़ें हैं जो हमने टैग्स के अंदर लिखी हैं। मैं अगर दोबारा से इसको लिख देता हूँ, हम ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे, एंड करेंगे। HTML ये एक टैग है जिसके अंदर हम HTML जो है वो स्टार्ट करते हैं और एंड करते हैं, ठीक है। और एंड करने के लिए हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड स्लैश का इस्तेमाल करते हैं किसी टैग को एंड करने के लिए। ये एक टैग HTML का स्टार्ट किया और HTML का टैग ही हमने एंड कर दिया। इसका मतलब ये है कि हमने इस टैग के अंदर कोड करना है HTML का जितना भी है, ठीक है। जितना भी कोड है वो हम ऐसे ही जो है वो किया करेंगे। ब्लैक ही आएगी भाई, ब्लैक ही है, ये स्क्रीन ही ब्लैक है तो ब्लैक ही नजर आएगी। तो मैंने यहाँ पे अभी एक टैग स्टार्ट किया HTML का और HTML का टैग एंड किया यहाँ पे सबसे एंड पे। फिर उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को एक हेड का टैग नज़र आ रहा है। आप लोगों को पता है कि हमारे पास जैसे एक वर्ड फाइल है तो उसके अंदर एक हेडर होता है। यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है हेडर है जिसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें हैं। कंट्रोल पैनल है पूरा, और फिर यहाँ पे एक बॉडी होती है, साइड बार होता है कोई, और नीचे एक फुटर होता है जिसके अंदर कुछ चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे दी जाती हैं। तो हमने भी सेम अपनी वेबसाइट का जो कंटेंट है उसकी डिवीजन इसी तरह करनी है कि पहले सबसे ऊपर एक हेड वाला सेक्शन आएगा, ये हेड का टैग शुरू किया यहाँ पे, और यहाँ पे हेड का टैग जो है वो एंड कर दिया। और फिर उसके बाद यहाँ पे टाइटल लिखा। टाइटल क्या होता है, आप लोगों ने जब भी यहाँ पे कोई भी टैब या कोई भी आप लोग फेसबुक अगर विजिट करते हैं तो यहाँ पे जो चीज़ नज़र आ रही होती है, यहाँ पे लिखा हुआ है वेब डेवलपमेंट गूगल ड्राइव। इसका मतलब ये है कि इस वेब पेज का जो टाइटल है वो ये है वेब डेवलपमेंट गूगल ड्राइव, ठीक है। तो मैं अपनी मर्जी से इसका टाइटल जो है वो चेंज कर लेता हूँ। अगर मैं आपको इसी तरह इसकी आउटपुट दिखाने की कोशिश करूँ तो हम इसको फेच कैसे करेंगे, हम देखेंगे कैसे कि हमने ये जो काम किया है वो कैसे ओपन होगा। तो हम यहाँ पे गूगल के अंदर आके, ब्राउजर के अंदर आके लिखेंगे लोकल होस्ट स्लैश उस फाइल का नाम जो हमने htdocs के अंदर रखी है, उसका नाम है जी lecture1.html। तो अभी तक तो कुछ भी नहीं किया, अभी तक तो हमने कोई कोड नहीं किया, लेकिन सिंपल आप लोगों को जो चीज नजर आ रही है वो है ये डॉक्यूमेंट। इसका मतलब ये है कि टाइटल के अंदर हमने कहीं पे डॉक्यूमेंट लिखा था, और अगर मैं इसको चेंज कर दूं, यहां से मैं इसको चेंज करके लिख देता हूं जी lecture1 इंट्रो टू HTML, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको लिख के ऐसे और Ctrl+S दबा दिया, सेव कर दिया इस फाइल को। तो अब मैं जब दोबारा से जाके इसको रिफ्रेश करूंगा तो अब आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि ये जो lecture1 इंट्रो टू HTML है यहाँ पे टाइटल के अंदर आ चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि टाइटल के टैग के अंदर आप लोग जो भी लिखते हैं वो यहाँ पे आके शो अप हो जाता है। इसके बाद हेड वाला सेक्शन है, हेड के अंदर और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं इसके मेन सेक्शन की तरफ चलता हूँ जो है बॉडी का। और बॉडी के टैग के अंदर आप लोग जितना भी आपको उस वेब पेज के ऊपर कंटेंट नजर आएगा वो सारे का सारा बॉडी के टैग के अंदर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो अच्छा, अब चलते हैं जरा बॉडी के अंदर। मैं यहाँ पे एक टैग लिखता हूँ H1 हेडिंग के लिए यूज होता है, और HTML के अंदर हमारे पास 6 किस्म की हेडिंग्स होती हैं।
हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, अपने साइजेस के हवाले से हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। H1 सबसे बड़ी हेडिंग है, मैं यहाँ पे H1 का टैग शुरू करता हूँ, ये शुरू किया यहाँ पे मैंने टैग इसका और एंड कर दिया, और इसके दरमियान में मैंने लिख दिया आई लव पाकिस्तान। H1 का टैग शुरू किया और H1 का टैग एंड कर दिया। एंड कैसे करना है? फॉरवर्ड स्लैश से, ठीक है। तो अब दोबारा से आगे इसकी आउटपुट देखते हैं अगर, तो यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा है इसकी आउटपुट के अंदर आई लव पाकिस्तान जो है वो प्रिंट आउट हो गया है। इतना काम जो है ना अब आप लोगों ने अपने अपने लैपटॉप्स पे करना है सिंपल, ताकि मुझे पता लग जाए कि सब लोगों की सर्विसेज चल रही हैं और वो जो है वो काम कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। आपने सिंपल क्या करना है, ये इतना सा कोड लिखना है, HTML स्टार्ट किया, एंड किया, हेड स्टार्ट किया, एंड किया, उसके अंदर टाइटल का कोड लिख दिया और बॉडी के अंदर H1 का टैग जो है वो स्टार्ट कर दिया। सर मैंने वेब इंस्टॉल किया है, उसमें सबलाइम फाइल कहाँ सेव करनी है? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कुछ लोग वैप जो इंस्टॉल कर रहे हैं उनके लिए जो रूट डायरेक्टरी है वो तो यही है कि हम सी में जाते हैं और वैप के अंदर जाके htdocs के अंदर उस फाइल को सेव कर देते हैं। लेकिन जो लोग वेब का इस्तेमाल कर रहे हैं, वेब वाले लोग जो हैं वो सी के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे उनको जैप नहीं मिलेगा बल्कि वैम्प मिलेगा, और वेब के अंदर जो है वो उनको htdocs नहीं मिलेगा बल्कि वहाँ पे एक www का फोल्डर मिलेगा, और www का फोल्डर वेब के अंदर रूट डायरेक्टरी होता है और वहाँ पे जाके आप लोग उसको इंस्टॉल कर लेंगे। सर नो इंटरप्शन, ऑल इज क्लियर। चलें जी, वेरी गुड, ये तो अच्छी बात है, ठीक है, गुड। और डन हो गया सर। सर क्या हम VS कोड यूज़ कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं, या दैम को सबलाइम ही सपोर्ट करेगा, वो भी कर सकते हैं, जैसे मर्जी कर लें, आपकी अपनी आसानी के लिए आप लोग जैसे यूज़ कर सकते हैं कर लें। मैंने जो है यहाँ पे कोड एडिटर जो है वो सबलाइम टेक्स्ट इस्तेमाल करना है, और सर्वर के लिए हम लोकल होस्ट के लिए वेब का यूज़ करेंगे। फाइल कैसे बनानी है प्लीज़ वो बता दें। चले आए जी, दोबारा से बताते हैं, दोबारा से बनाते हैं वो फाइल। हमने इस फाइल को अब डिलीट कर देना है वहाँ से, आप समझेंगे हमने वो फाइल बनाई ही नहीं। तो सबसे पहले हम किधर जाएंगे, जैप के अंदर और htdocs के अंदर, सबलाइम टेक्स्ट के अंदर आए, एक न्यू फाइल क्रिएट की कंट्रोल N से। कंट्रोल N एक नई फाइल क्रिएट करता है और कंट्रोल S उसको सेव कर देता है। कंट्रोल S से मैं जब उस फाइल को सेव करूंगा तो वो htdocs के फोल्डर के अंदर सेव होनी चाहिए, मेक श्योर, ठीक है। C के अंदर जैम्प और जैम्प के अंदर htdocs का फोल्डर, उसका अपनी मर्जी से कोई भी नाम रख लें, जैसे मैंने उसका नाम lecture1.html रखा था, ठीक है। तो मैं .html लास्ट पे लिखना जरूरी है क्योंकि ये उसकी एक्सटेंशन है, और उस एक्सटेंशन की बुनियाद पे हम उस फाइल को या अपने सर्वर को ये बता रहे होते हैं कि इस फाइल के अंदर हम HTML का कोड करने जा रहे हैं, तो इसको एज अ HTML फाइल ट्रीट करना है, और उसके अंदर जितने भी टैग्स हैं इनको तुमने एज इट इज गूगल ब्राउजर के ऊपर हमारे क्रोम ब्राउजर के ऊपर प्रिंट आउट नहीं कर देना, बल्कि इन टैग्स का जो इफेक्ट है उसको शो करना है। जैसे मैं अगर आप लोगों को एग्जांपल दूं तो यहाँ पे हमने जब बॉडी के अंदर आके H1 और आई लव पाकिस्तान लिखा था, तो आई लव पाकिस्तान के गिर्द H1 और H1 भी तो लिखा था ना, वो H1 और H1 वहां पे प्रिंट आउट नहीं हुआ बल्कि आई लव पाकिस्तान डायरेक्टली जो है वो प्रिंट आउट हुआ है, और वो बोल्डेड है और उसका साइज जो है वो आम टेक्स्ट से बड़ा है। इसका मतलब ये है कि इस टैग का जो इफेक्ट था वो उसने इंप्लीमेंट किया वहां पे जाके, तो उसके लिए जरूरी ये है कि हम अब .html की एक्सटेंशन के साथ उस फाइल को सेव करें, ठीक है। चले जी, अब इससे आगे चलते हैं जरा। इससे आगे मैं H1 के नीचे एक पैराग्राफ का टैग लिखता हूँ। P का टैग किस लिए यूज होता है? पैराग्राफ्स लिखने के लिए, ठीक है। और इसके अंदर हम अपनी मर्जी से कुछ पैराग्राफ्स क्रिएट कर सकते हैं। लाइक हम यहाँ पे पाकिस्तान के बारे में लिखना चाहें तो पाकिस्तान इज अ ब्यूटीफुल कंट्री विद
with large and green mountains and never ending beauty। ठीक है, इस तरह का कुछ और टेक्स्ट मैंने ये एक पैराग्राफ लिखा, फिर उसके बाद मैं एक नया नीचे एक और पैराग्राफ का टैग जो है वो स्टार्ट कर लेता हूँ और एंड कर लेता हूँ, और उसके अंदर जो है कोशिश किया करेंगे जब आप टैग को स्टार्ट करें उसी वक्त पे आप उसको एंड भी कर लें, ठीक है, ताकि वो फिर आपके लिए चीज़ें जो है वो आसान हो जाए। मैंने एक डमी कंटेंट जो है वो इसके अंदर लिख दिया है ताकि इसको हम आसानी से पिकअप कर सकें। तो ये देखें, आप लोगों को नज़र आ रहा है कि अब मैंने आई लव पाकिस्तान के बाद एक पैराग्राफ लिखा था और पैराग्राफ वो वहाँ पे ख़त्म हो गया। इसके बाद जब मैंने अगला पैराग्राफ शुरू किया तो यहाँ पे हालांकि जगह बाकी बची हुई थी, लेकिन क्योंकि अगला पैराग्राफ था इस वजह से उसने उस नेक्स्ट पैराग्राफ को अगली लाइन से शुरू किया है, ठीक है। सर ये जो लेक्चर दे रहे हैं ये हम रिवाइज कर, ये वीडियो जो है वो आप लोगों के पास अवेलेबल होगी बाद में भी, ठीक है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। P इज फॉर पैराग्राफ, ठीक है, पैराग्राफ का जो टेक्स्ट है, प्लेन टेक्स्ट भी बोल सकते हैं इसको, हम पैराग्राफ के टेक्स्ट के अंदर यूज करेंगे। अभी हमने सिंपल कुछ नहीं किया, हमने एक फाइल क्रिएट की है, उस फाइल को हमने .html की एक्सटेंशन से सेव किया है htdocs की डायरेक्टरी के अंदर, और उसके अंदर सिर्फ दो टैग्स लगाना सीखे हैं हमने। एक टैग है h1 का और दूसरा टैग है पैराग्राफ का। कहाँ तक मुश्किल आ रही है? अभी तक मुझे बता देंगे सर ये चीज़ समझ नहीं आई, उसको हम बता देते हैं, उसको रिपीट कर लेते हैं। कितने लोगों को आ गई है? पहले ये हाथ खड़ा करें ना ज़रा, जितने लोगों को आ गई है समझ वो बताएं। सर वेब में ऑल सर्विसेज खुद ही रन हो जाती हैं क्या? वेब के अंदर जो है वो आप लोगों को यहाँ से नीचे से जब आप वेब स्टार्ट करते हैं तो जैसे यहाँ पे वेब जैप का आइकॉन आ रहा है वैसे यहाँ पे वेब का आइकन आ रहा होगा, वहाँ से आप सर्विसेज उसकी स्टार्ट कर सकते हैं। सर ये पेज नहीं आ रहा, इस पर काम कर रहे हैं या किधर से, ये किधर से आया? अच्छा जी, हमने जब इस फाइल को सेव कर लिया था अपने htdocs की डायरेक्टरी के अंदर, तो अब हम क्योंकि वो डायरेक्टरी के अंदर कोड कर रहे हैं तो लोकल होस्ट लिखेंगे अपने ब्राउज़र के अंदर, स्लैश उस फाइल का नाम लिखेंगे जिस नाम से हमने उस फाइल को सेव किया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देखें, आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे मैंने लिखा है lecture1.html, तो मैंने गूगल क्रोम के अंदर आके लोकल होस्ट स्लैश lecture1.html लिखा है तो वो यहाँ पे आ गया, ठीक है जी। काफ़ी लोगों को क्लियर हो गया है, वेरी गुड। सबलाइम कैसे इंस्टॉल करना है? आप सिंपल गूगल पे लिखें सबलाइम टेक्स्ट 3 और उसकी वेबसाइट से जाके उसको डाउनलोड कर लें और इंस्टॉल कर लें। सर इतना तो मुझे M.Com में समझ नहीं आई थी, आप बहुत अच्छा समझाते हैं। अच्छा जी, शुक्रिया। सर जैम के अंदर MySQL को स्टार्ट करता हूँ तो वहाँ एरर आ जाता है, कन्फिगर एरर, हाँ इस टाइप का एरर आ जाता है, काइंडली ये बता दें ये कैसे रिमूव होगा। अच्छा अदनान बसरा साहब, आपने या तो फिर स्काइप जो है वो ऑन किया हुआ होगा या फिर आपने वेब भी इंस्टॉल कर लिया है जैम के साथ, तो आपकी वो जो पोर्ट है ना 3306 वाली, वो कोई और सॉफ्टवेयर उसको यूज़ कर रहा है। जो सॉफ्टवेयर उस पोर्ट को यूज़ कर रहा है आप उसको अनइंस्टॉल कर दें या फिर आप उसको एग्जिट कर दें, क्विट कर दें, तो फिर आपका जैप जो है वो ठीक से रन कर रहा होगा, ठीक है। वेब और जैप दोनों इकट्ठे नहीं इंस्टॉल करने थे, एक ही करना था। सर कोडिंग के बाद कहाँ पे जाके वेब ओपन करना है? जब आपने लोकल होस्ट पे सर्विसेज जो है वो स्टार्ट करनी है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा लोकल होस्ट स्लैश lecture1.html। आपने सिंपल ब्राउज़र के ऊपर जाना है और यहाँ पे लिखना है लोकल होस्ट। लोकल होस्ट लिख लिया, LOCALHOST स्लैश
lecture1 जो भी आपने उस फाइल का नाम रखा है, मैंने रखा था lecture1.html। तो html लिखा तो उसने मुझे क्या कर दिया, सारे का सारा जो है वो कंटेंट जितना मैं कोड कर चुका हूँ वो मुझे यहाँ पे लाके शो करवा दिया। बस इतना सा काम है। सर लास्ट पे रिव्यू कर दिया करें। हाँ जी जी, आज का लेक्चर इंशाल्लाह सारा रिपीट करेंगे दोबारा से, जहाँ जिसको समझ नहीं आएगी उसको दोबारा से यूज़ कर लेंगे। साइट हेड के नीचे जो मेटा कैरेक्टर सेट है उसका अभी आप इसको छोड़ दें, आपका इससे कोई सरोकार नहीं है। आप इसको अभी अगर रिमूव भी कर देंगे तो कोई मसला नहीं है। ये कब यूज़ होना है, कहाँ पे यूज़ होना है, उसको मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। अभी उस बहस में पड़े तो चीज़ें जो है वो ख़राब हो जाएंगी। सर कोडिंग करते वक्त भी इंटरनेट कनेक्शन ज़रूरी है? नहीं जी, आप वेब के ऊपर जब काम कर रहे होते हैं तो आपका जो कंप्यूटर है वही रिक्वेस्ट जनरेट कर रहा होता है। देखिए मैं यहाँ से रिक्वेस्ट जनरेट करता हूँ, यहाँ से मैंने रिक्वेस्ट जनरेट की कि एक पैराग्राफ का टैग और लिखो। उसके अंदर जो है वो एक मैंने कुछ टेक्स्ट जो था वो डमी टेक्स्ट डाल दिया। यहाँ से मैंने रिक्वेस्ट जनरेट की और ये मेरा सर्वर था। सर्वर जो है वो वेब का सर्वर है और उसकी आउटपुट जो है वो मुझे गूगल क्रोम के ऊपर शो करवाता है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ सेव करने के बाद, तो नीचे अब देखें एक और पैराग्राफ ऐड हो गया। ठीक है, तो इसके लिए मुझे इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। ये CSS में चेंज होगा? अभी नहीं होगा, अभी CSS नहीं कर रहे, अभी सिंपल हम HTML सीख रहे हैं। अभी सिंपल कर रहे हैं कि हम डेवलपमेंट एनवायरनमेंट अपना क्रिएट कर लें। कम से कम हमें ये पता लग जाए कि हमने जो काम किया है उसकी आउटपुट देखनी कैसे है। अभी काम करना तो बड़ी दूर की बात है ना, मैं टैग्स की तरफ तो लेके जा ही नहीं सकता। सर इन केस विंडो करप्ट हो जाती तो ये प्रोसेस सारा अगेन करना पड़ेगा, या अगर हम इस जैम्प की लोकेशन चेंज कर दें तो कोई इफेक्ट? आप जैम्प को सी में ही रखें तो ज़्यादा बेटर है। सर जैम्प में कौन सी टैब स्टार्ट करनी है? आई मिस्ड इट। पहली दो, राबिया अशफाक, सिंपल पहली दो सर्विसेज जो हैं वो आपने स्टार्ट करनी है, अपाची और SQL वाली। सर आप इंडियन लैंग्वेज बहुत बोलते हैं। हाँ जी जी, इंडियन ड्रामों का असर है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, हमारी सारी की सारी जनरेशन उन्होंने ख़राब कर दी है, अब क्या कर सकते हैं। सर जी जाने दें, इसमें सिंपल क्या है, इतना मुश्किल तो है। अस्तगफिरुल्लाह, आज पढ़ा ही क्या है हमने, सिंपल तो किया है। अभी मैं दोबारा से भी 2 मिनट के अंदर करके दिखा देता हूँ। ये देखो ज़रा, अभी इसको मैंने बंद किया, ठीक है, सारा कुछ बंद कर दिया, इसको भी मैंने ऑफ कर दिया, ठीक है। सबसे पहले मैं कहाँ पे गया, जैम्प के अंदर। ये दोबारा से बता रहा हूँ जिन लोगों को अभी तक क्लियर नहीं हुआ। जैम्प के अंदर जाके मैंने इन दो सर्विसेज को, अपाची और MySQL, इन दोनों को मैंने स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करने के बाद इसको मैंने ऑफ कर दिया। अब मैं आ गया दोबारा से सबलाइम टेक्स्ट के अंदर। सबलाइम टेक्स्ट लिखा मैंने यहाँ पे, इसके अंदर मैंने एक नई फाइल क्रिएट की, ठीक है। नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं और Ctrl+N से, Ctrl+S से मैं उसको सेव करता हूँ और उसका नाम मैं रख लेता हूँ lecture2। lecture2 के साथ .html लगाना ज़रूरी है क्योंकि सर्वर को बताना है कि lecture2.html वाली जो फाइल है इसके अंदर आपने इसको एज a HTML फाइल लेना है और HTML फाइल की तरह जो है वो आपने इसको ट्रीट करना है। तो ये यहाँ पे हो गया सारा कुछ। यहाँ पे मैंने अब कोड करना शुरू कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको लिखा इंट्रो टू HTML, ये इसका टाइटल दे दिया। बॉडी के अंदर आए, हमने बॉडी के अंदर पहले अब H2, चलें पहले H1 करते हैं। H1 लिखा आई लव पाकिस्तान, ओके। फिर उसके बाद मैंने इसके बिल्कुल नीचे H2 की हेडिंग दे दी। H2 के अंदर मैंने लिखा जी आई हेट इंडिया, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने एक पैराग्राफ स्टार्ट कर लिया, उसके अंदर मैंने जो है वो 25 वर्ड्स का एक पैराग्राफ बनाया। नीचे एक और पैराग्राफ क्रिएट कर लिया, उसके अंदर भी एक डमी कंटेंट डाल दिया। ले जी, इतना सा काम किया। अब इस काम को गूगल क्रोम पे देखना कैसे है कि ये कैसे हमें शो होगा, तो मैं लोकल होस्ट लिखूंगा गूगल क्रोम के ऊपर, स्लैश क्या लिखेंगे जी, उस फाइल का नाम lecture
2.html, बस इतना सा सिंपल सा काम है। एंटर किया तो अब मुझे वो चीज़ें सारी की सारी शो हो गई। आई लव पाकिस्तान आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि थोड़ा सा बड़ा है। आई हेट इंडिया छोटा है। क्यों छोटा है? क्योंकि उसको हमने H2 में लिखा था, इसको H1 में लिखा था। H1 बड़ी हेडिंग होती है, H2 सब हेडिंग होती है, ठीक है। और फिर उसके बाद 2 पैराग्राफ्स नीचे क्रिएट किए थे, वो सारे के सारे आ गए। अब बताएं ज़रा, अब किसको मुश्किल लग रहा है? सर मुझे पता ही आज चला है कि HTML CSS यूज़ होता है कहाँ। M.Com में सोचते थे इसका करते क्या है सर, आ रही समझ, ऐसे ही समझाते रहते हैं। अच्छा जी, चले ठीक है, अच्छी बात है। आहिस्ता आहिस्ता आप बहुत सारे राज खुलने वाले हैं आप लोगों पे, डोंट वरी, ये तो इब्तदाई इश्क है, आगे आगे देखें होता है क्या। सर जैम्प पेज पर सर्विसेज चेकबॉक्स में क्रॉस साइन शो हो रहा है। स्क्रीनशॉट अपने जो है ना, आप टीएस को, अगर किसी को मसला आ रहा है तो टीएस आप लोगों के पास अवेलेबल है, उनको मैसेज कर दिया करेंगे सर ये मसला आ रहा है, इसको सॉल्व करें। सर पहली दफ़ा समझ आई है। अच्छा सर जी, इसके अलावा भी करवाएं आप लोग, मुझे आगे जाने देंगे तो मैं करवाऊंगा ना। मुझे ये है कि सब लोगों के कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाए। आज का लेक्चर जो है ना थोड़ा सा चल पड़ा, जब हमने कम से कम सब लोगों को ये पता लग जाए कि हमने आउटपुट कैसे देखनी है अपने काम की, तो फिर इंशाल्लाह टैग्स को जो है वो कवर करना वो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। वो 5 मिनट के अंदर हम पूरी HTML सीख लेंगे, डोंट वरी। चलें जी, शुक्र है अब आने लग गई है समझ। तो हिफस हो गया प्रोसेस, कितनी दफ़ा सर ने बता दिया। हाँ जी जी, होना ही था। चले आ जाए जी, ज़रा अब आ जाते हैं हम अपने टैग्स की तरफ। सर अब समझ आ गई, गुड जी। चले, अच्छा अब हुआ ये कि यहाँ पे हमने अब क्या करना है, HTML के सारे टैग्स डिस्कस करने हैं कि HTML के अंदर जो है हमने ये काम कैसे करना है। सॉरी फॉर इररेलेवेंट क्वेश्चन, बट सर मुझे पता चला है कि आप शेर व शायरी करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, ये किसने कह दिया तुम्हें? हैं, गलत इन्फॉर्मेशन मिल गई है तुम्हें। चले बस भाई, बस अब बातें खत्म, अब कोई इररेलेवेंट बात नहीं होगी, अब लेक्चर की बात होगी बस। चले, अच्छा मैं अब क्वेश्चंस नहीं ले रहा आप लोगों के, थोड़ा सा अब चीज़ों को देख लें कि हमने ये काम करना कैसे है। H1 से हमने क्या किया कि हेडिंग क्रिएट की। मैंने H1 के ना कोई सैंपल बना लिए 5-6 और H1 जो सेकंड लाइन पे था उसको मैंने H2 कर दिया। ये जो थर्ड लाइन पे था इसको मैंने H3 कर दिया। सिंपल आप लोगों को डिफरेंस बताने के लिए। यहाँ पे जो था इसको मैंने H4 कर दिया और इसको मैंने H5 कर दिया। इसको हमने कर दिया H6। तो इसको रिफ्रेश करते हैं। तो अब आप लोगों को ये चीज़ नज़र आ रही है। ये हेडिंग 1 का साइज़ क्या है, हेडिंग 2 का क्या है, हेडिंग 3 का क्या है, हेडिंग 4, हेडिंग 5 और हेडिंग 6। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि हर एक हेडिंग की अपनी अपनी प्रॉपर्टी है। HTML के अंदर हर एक टैग की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज फिक्स कर दी गई हैं कि जब हम H1 लिखेंगे तो तब आई लव पाकिस्तान का वो जो टेक्स्ट है उसका साइज कितना रखना है, उसको कितना बोल्ड करना है, और जब हम H6 रखेंगे तो तब कितना बोल्ड करना है। तो हर एक चीज प्री डिफाइंड है, ठीक है।
और हर एक टैग जो है उसकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी है। अब जैसे मैं H1 की बात करता हूँ तो H1 के अंदर पिक्सल्स डिफाइंड है कि इतने पिक्सल बोल्ड करना है इसको, इतने पिक्सल जो है वो हमारा जो लेटर है वो बड़ा आएगा। H2 के अंदर कुछ और पिक्सल्स हैं, कम है, H3 में उससे कम है, 4 में उससे कम है, 5 में उससे कम है और 6 में सबसे कम है। तो 6 किस्म की हेडिंग जो है वो हमें यहाँ पे मिलती हैं। चलें, अब इससे आगे चलते हैं। हमने पैराग्राफ पढ़ लिया। अच्छा, अब हुआ ये, मैं इन चीज़ों को कमेंट करना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जो H2 से लेके H6 तक की चीज़ें हैं ना, ये मुझे नज़र ना आए कभी भी। मैं अब इनको चाहता ही नहीं हूँ। तो मैं इन सारी चीज़ों को जो है वो सिलेक्ट करूँगा और कंट्रोल क्वेश्चन मार्क का जो शॉर्टकट की है उसको मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ। इसको सिलेक्ट करके मैंने कंट्रोल क्वेश्चन मार्क दबाया तो ये कमेंट हो गया, कमेंट कर दिया। इसका मतलब ये है कमेंट करने का कि इन सारे टैग्स का इफेक्ट मैं शो नहीं करवाना चाहता। इन सारे टैग्स को मैं जो है वो लेके नहीं चलना चाहता और इनकी मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं सिंपल ये चाहता हूँ कि H1 आए नज़र मुझे और वहाँ पे लिखा हो आई लव पाकिस्तान। दोबारा से आते हैं वापस यहाँ पे, इसको रिफ़्रेश किया तो आप देखें वो सारी की सारी जो बाकी हेडिंग्स थी वो वहाँ से रिमूव हो गई और मुझे आई लव पाकिस्तान जो है वो अब नज़र आ रहा है। अच्छा, अब इसके बाद मैंने कुछ इमेजेस भी अपने इस डॉक्यूमेंट के अंदर लगाने हैं। इस HTML डॉक्यूमेंट के अंदर या कह लें कि स्टैटिक वेबसाइट के अंदर कुछ इमेजेस का इस्तेमाल भी करना है। तो मैं गूगल के ऊपर लिखता हूँ आई लव पाकिस्तान और वहाँ से कुछ इमेजेस उठा लेता हूँ। मैंने लेट सपोज इस इमेज को उठाते हैं, इसको मैंने ओपन इमेज इन न्यू टैब कर दिया। ये इमेज यहाँ पे छोटा नज़र आ रहा है, इसका पिक्सल्स कुछ अच्छे नहीं है। ये पाकिस्तान का झंडा उठाते हैं यहाँ से, ओपन इमेज इन न्यू टैब। लें जी, इस पिक्चर का ये जो URL है इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है जी, कॉपी किया, वापस आए। मैं चाहता हूँ कि इस इमेज आई लव पाकिस्तान के बिल्कुल नीचे मेरा जो इमेज है वो नज़र आ रहा हो। तो मैंने IMG इमेज लिखा और टैब दबा दिया। क्या लिखा? IMG इमेज और टैब का बटन दबाया तो वो इमेज का एक टैग जो था वो मुझे नजर आ गया। और सबसे पहला जो एट्रीब्यूट उस टैग का है वो है सोर्स, कि ये इमेज लाना कहाँ से है। क्या ये इमेज कहीं इंटरनेट के ऊपर पड़ा हुआ है? अगर इंटरनेट के ऊपर पड़ा है तो उसका सोर्स क्या है? सोर्स क्या है का मतलब ये है कि मैंने यहाँ से इसका ये जो URL था, ये सारे का सारा यहाँ पे नजर आ रहा है ना आप लोगों को, ये URL मैंने इसको कंट्रोल आल करके कंट्रोल C किया, कॉपी किया और यहाँ पे आके कंट्रोल V कर दिया, यानी कि उसका जो एड्रेस था वो यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। तो अब क्या होगा कि वो हमारा जो सर्वर है ऑटोमेटिकली उस झंडे को उठाएगा इंटरनेट से और यहाँ पे लाके मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर इम्बेड कर देगा। मैं वापस आता हूँ अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर, कंट्रोल से S कर दिया मैंने, इसको सेव कर दिया और अब आके मैंने इसको जब रिफ्रेश किया तो अब आप लोगों को ये देखे नजर आ रहा है कि पूरे का पूरा झंडा जो है वो मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर इम्बेड हो चुका है। बात क्लियर? मैं अगर चाहूँ तो इसकी विड्थ और हाइट वगैरह भी सेट कर सकता हूँ। मैं कह देता हूँ इसकी विड्थ जो है वो 100% कर दें। ठीक है जी, विड्थ 100% की तो अब वो देखें पूरा हो गया झंडा। पहले वो थोड़ा सा बाहर नज़र आ रहा था, अब वो पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर जो है वो नज़र आ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आपने इसकी हाइट को जो है वो सेट करना है तो मैं इसकी हाइट को कर देता हूँ 500 पिक्सल्स। PX स्टैंड्स फॉर पिक्सल्स। तो रिफ्रेश किया तो अब वो 500 पिक्सल्स तक आ गया। अगर मैं इसको थोड़ा सा कम कर लूँ तो मैं इसको 400 कर लेता हूँ। सेव किया, दोबारा से वापस आए तो अब वो झंडा थोड़ा सा छोटा हो गया। ठीक है, और छोटा करना चाहते हैं तो 300 कर लें। आपकी अपनी मर्जी है, आपने इसको कैसे मैनेज करना है। ठीक है जी, अब छोटा हो गया। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आप लोग अपने इमेजेस के साथ यूज़ कर सकते हैं।
फिजा कह रही है कॉपीराइट इशू तो नहीं होता इससे। अभी बेटा सिंपल ये सीख लो कि टैग कैसे यूज करने हैं, कोई कॉपीराइट नहीं मांग रहा, ये लोकल होस्ट है, ये आप अपनी अभी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश नहीं कर रहे इसको, ठीक है। अभी सिंपल आप अपना डॉक्यूमेंट बना रहे हो, तो डोंट वरी। अभी सिंपल ये देखो कि हमने ये काम करना कैसे है। अभी तक इमेज लगाने की समझ आ गई, इमेज कैसे लगाना है, इमेज का टैग और उसके अंदर सोर्स के अंदर उस वर्ड का लिंक, उस इमेज का लिंक जो है वो आप लोग पोस्ट कर देंगे। अच्छा जी, कुछ लोग उसका अटेंडेंस का पूछ रहे हैं, तो अटेंडेंस का वही लिंक है जिसके ऊपर पहले आप अटेंडेंस लगाते हैं। ग्रुप के अंदर जाएंगे तो आप लोगों को वो पोस्ट जो है वो पिंड मिल जाएगी, मार्क्ड एज अनाउंसमेंट है। उस पोस्ट के ऊपर जाके आप लोग जो है अपनी अटेंडेंस लगा सकते हैं। अगर लगाना चाहते हैं तो अभी ला के लगा सकते हैं जल्दी से जल्दी। ठीक है जी, ओके। अच्छा, यहाँ तक चीज़ें जब क्लियर हो गई, अगर मैं कुछ और इमेजेस लगाना चाहता हूँ नीचे तो हम उनको भी लगा सकते हैं। इसकी बात करें तो इसको मैंने कॉपी किया, ओपन इमेज इन न्यू टैब किया और यहाँ से इसका यूआरएल कॉपी किया। मैं यहाँ पे ले जाता हूँ इसको नीचे, एक हेडिंग और बना लेते हैं। मैं यहाँ पे एक और हेडिंग के अंदर लिखता हूँ कि पाकिस्तान इज माय बिलव्ड कंट्री, ठीक है। हेडिंग लगाते ही मैंने नीचे एक इमेज लगाना है, तो इमेज का टैग img लिखेंगे, टैब दबा देंगे और यहाँ पे सोर्स के अंदर जाके उसका जो है वो पाथ सेव कर देंगे। और आके यहाँ पे मैंने इसको जब रिफ्रेश किया तो अब आप लोगों को यहाँ पे देखे नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान इज़ माई बिलव्ड कंट्री, और नीचे एक और इमेज जो है वो लग चुका है जो हमने यहाँ से उठाया था, ठीक है। इसकी भी विथ और हाइट वगैरह अगर आपने सेट करनी है तो आप सेट कर सकते हैं। विथ जो है वो मैं कहता हूँ 100% से ज़्यादा नहीं करना इसको, और इसकी जो हाइट है उसको भी आप जो है वो 350 पिक्सल्स तक महदूद रखेंगे। नहीं जी, वापस आए तो अब देखें ज़रा, वो एक तो पूरा भी हो गया और दूसरा छोटा हो गया। नहीं जी, यहाँ तक बात कंप्लीट हो गई है। आप लोग अपने अपने इमेजेस लगा के देखें और फिर मुझे बताएं अगर कोई मसला आ रहा है तो। सर जैम्प में लोकल होस्ट नहीं शो हो रहा, ब्राउज़र में प्लीज़ सॉल्व कर दें। भाई क्या मसला आ रहा है बताओ, सारे लोग तो काम कर रहे हैं, आप क्यों हो पीछे? आपने सिंपल लोकल होस्ट के अंदर जाके जैम्प कंट्रोल पैनल के अंदर जाके पहली 2 सर्विसेज स्टार्ट करनी है और ब्राउज़र के अंदर जाके लोकल होस्ट स्लैश उस फाइल का नाम लिख देना है जिस फाइल को आपने सबलाइन टेक्स्ट के अंदर सेव किया है। अगर कोई फर्दर मसला आ रहा है तो आप लोग TAs के साथ जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। सर अगर इमेज जो है वो कंप्यूटर में सेव हो तो फिर क्या करना है? चलें जी, आ जाएं, कंप्यूटर में भी सेव कर लेते हैं और फिर उसको भी यहाँ पे हम वेज करवा के देखते हैं। अच्छा, अब हुआ ये कि एक पिक्चर हम जो है वो ले लेते हैं यहाँ से। लेट सपोज ये शाकिर साहब का लैपटॉप है, तो शाकिर साहब के लैपटॉप का ही एक स्क्रीनशॉट लेते हैं हम यहाँ से। स्निपिंग टूल से लें जी, ये एक स्क्रीनशॉट ले लिया, इसको हम सेव कर लेते हैं इस फाइल को अपने कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। इस फाइल को हमने सेव कर लिया उसी फोल्डर के अंदर जिस फोल्डर के अंदर हम काम कर रहे थे, ठीक है। उस फोल्डर का नाम था जी, सबसे पहले हम जैप में जाते थे, फिर htdocs के अंदर जाते थे। यहाँ पे हम उसको सेव कर लेते हैं, हम उसका नाम रख लेते हैं जी screen.png, ठीक है जी। अच्छा, अब ये फाइल यहाँ पे सेव्ड है और मैं अगर चेक करना चाहूँ उसको तो सी में जाके जैप में
htdocs के अंदर उसको देख सकता हूँ कि ये मेरी जो है वो screen.png के नाम से जो इमेज है वो सेव्ड है। अब मैं उस इमेज को यहाँ पे शो करना चाहता हूँ, तो दोबारा से क्या करूँगा, इमेज और सोर्स के अंदर अब वो URL देने की बजाय मैं उस फाइल का नाम लिख दूँ विद इट्स एक्सटेंशन जिसको मैं शो करवाना चाहता हूँ। तो screen.png लिखा और गूगल क्रोम किधर गया भाई, यहाँ पे आके दोबारा से इसको रिफ्रेश करके चेक किया कि क्या वो हमारे पास आ गई है या नहीं। तो ये लें जी, हमारे पास वो वाली स्क्रीन भी यहाँ पे एग्जैक्टली शो हो गई। तो मुश्किल काम तो नहीं है जी, सिंपल हमने क्या किया, उस इमेज के नीचे एक और इमेज लगा दिया। अगर चाहते हैं कि हमने इस इमेज से ऊपर जो है वो कुछ हेडिंग लिखनी है, तो मैं यहाँ पे H2 के अंदर लिख देता हूँ जी डेस्कटॉप स्क्रीन। जो कुछ कहते जाएंगे मैं करता जाऊँगा। नहीं जी, डेस्कटॉप स्क्रीन लिखा, गूगल क्रोम पे आए, रिफ्रेश किया इसको, तो डेस्कटॉप स्क्रीन जो है वो मेरे पास यहाँ पे शो हो रही है। अच्छा देखेंगे htdocs में वो कह रहे हैं कि ज़रूरी है, अब जब भी कोई आप लोग वेबसाइट बनाते हैं ना, तो उस वेबसाइट का एक फ़ोल्डर बना लिया करें, वो बहुत ज़रूरी है। फ़ोल्डर बनाने के लिए ज़रूरी है कि हो सकता है आप एक टाइम के ऊपर 10 वेबसाइट्स के ऊपर काम कर रहे हो, तो आपने जब फोल्डर बनाए हुए होंगे ना हर एक वेबसाइट के पूरे एसेट के, अब एक वेबसाइट के अंदर हो सकता है 50 इमेजेस हों, तो अगर आपने एक ही फोल्डर के अंदर उसके 50 इमेजेस भी रखे हैं और किसी और वेबसाइट के 50 इमेजेस भी रखे हैं, तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे थोड़ा सा। तो फिर आप लोग उसके लिए कोशिश करें कि एक फ़ोल्डर बना लें और उस फोल्डर के ज़रिए आप उसको कॉल किया करें। मैं अगर उसकी छोटी सी एक एग्जांपल आप लोगों को दे दूं कि फ़ोल्डर कैसे बनाते हैं, तो मैं ज़ैप के अंदर जाके htdocs बनाता हूँ। यहाँ पे htdocs के अंदर एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। उस फोल्डर का नाम रख लेते हैं जी वेबसाइट, सिंपल, अभी वेबसाइट या फिर वेबसाइट 1, जो भी आपने उसका नाम रखना है आप रख लें। वेबसाइट 1 का नाम रख लिया, उसके अंदर ही मैंने उसकी सारी की सारी फाइल्स को रखना है। लेक्चर 1 वाली जो लेक्चर 2 वाली फाइल के अंदर कोड कर रहे हैं, लेक्चर 2 वाली फाइल को भी मैंने वेबसाइट 1 के अंदर मूव कर दिया, और ये जो स्क्रीन वाला इमेज था इसको भी मैंने वेबसाइट 1 वाले फोल्डर के अंदर मूव कर दिया। वेबसाइट 1 उसके अंदर अब लेक्चर 2 पड़ा हुआ है और स्क्रीन पड़ा हुआ है। लेकिन अब अगर आके मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूंगा ना, तो अब वो मुझे कहेगा जी ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड। अब हुआ ये कि उसने उस लोकल होस्ट की जो डायरेक्टरी थी htdocs, उसके अंदर फेच करने की कोशिश की lecture2.html। तो अब उस htdocs वाली वेबसाइट के फोल्डर के अंदर कोई आप लोगों को फाइल नजर आ रही है लेक्चर 2 के नाम की? लेक्चर 2 तो मिला ही नहीं उसको। यहाँ पे लोकल होस्ट /lecture2.html, लेक्चर 2 तो पड़ा है इसके अंदर वेबसाइट 1 के अंदर। तो अब हम उसको कैसे लिखेंगे कि भाई तुम लोकल होस्ट के ऊपर जाने के बाद लेक्चर 2 पे नहीं जाओगे, बल्कि लोकल होस्ट के ऊपर जाने के बाद एक फोल्डर मिलेगा तुम्हें, उसका नाम होगा वेबसाइट 1, और फिर उस फोल्डर के अंदर जाने के लिए एक / यूज करेंगे और वहां पे तुम्हें एक फाइल मिलेगी lecture2.html। तो उसको तुम एंटर करोगे तो फिर तुम्हें ये वाला कंटेंट सारे का सारा मिल जाएगा। हाँ जी, बात कंप्लीट, क्लियर? अच्छा, ये फैसल और ये शोभी खान, अगर आप लोगों की अपनी डिस्कशंस ख़त्म हो गई हो तो हम थोड़ा सा काम कर लें। आप लोगों की कमेंट्स हमें बहुत डिस्टर्ब करते हैं। अगर आप लोगों ने यहाँ पे अपनी बातें करनी है तो आप लोग जा सकते हैं छोड़ के, हमें ऐसे स्टूडेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम पढ़ने आए हैं, आप लोगों की बातें सुनने के लिए नहीं आए। ये कमेंट्स आप लोगों की बातें करने के लिए नहीं है। ठीक है जी, चलें, अच्छी बात है, क्लियर हो गया। तो मतलब ये है कि अभी सिंपल सी ना हमने एक स्टैटिक वेबसाइट बना ली है जिसके अंदर कुछ हेडिंग्स हैं, कुछ इमेजेस हैं, कुछ पैराग्राफ्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक स्टैटिक वेबसाइट के अंदर होती हैं,
और उसके अंदर कुछ लिंक्स होते हैं। अगर मैं लिंक्स की बात करूं तो मैं यहाँ पे अगर आप लोगों को बताऊं, मैं यहाँ पे करता हूँ जी आई लव पाकिस्तान, ये पैराग्राफ है, ठीक है, ये सारा कुछ कर लिया। इसके बाद इस इमेज के बाद मैंने एक पैराग्राफ लिखा, उसके अंदर हमने 100 वर्ड्स का एक जो है वो स्टार्ट किया, एक डमी कंटेंट लिखा और हमने यहाँ पे लिख दिया कि इफ़ यू वांट टू लर्न मोर देन गो टू गूगल, कि भाई गूगल कर लो, इससे ज़्यादा मैं नहीं बता सकता तुम्हें। तो अब क्या करना है कि गो टू गूगल मेरा जो है वो ऐसा हो कि गो टू गूगल के ऊपर लोग क्लिक करें तो वो google.com के ऊपर चले जाएं, ठीक है। अगर मैं अभी बात करूं तो मैंने इसको जब रिफ्रेश किया तो यहाँ पे लास्ट पे कोई पैराग्राफ आ रहा है, ये देखें अभी तक नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मैंने इसको सेव नहीं किया होगा। अच्छा जी, सेव करते हैं और इसके बाद ये इसकी विड्थ भी सेट कर लें screen.png की। इसकी विड्थ को मैं 100% कर देता हूँ, या फिर अभी हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है। वैसे तो अगर मैं इसको कमेंट भी कर दूँ, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क से आप कमेंट करेंगे इसको, ठीक है, और दोबारा से वापस आ जाएंगे। लेक्चर 2 है ना ये। हमारी वो फाइल थी वेबसाइट 1 के अंदर लेक्चर 2, ठीक हो गया। इस स्क्रीन के इमेज को मैंने कमेंट किया यहाँ पे, और बॉडी के टैग के अंदर एक और पैराग्राफ जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। पैराग्राफ के अंदर मैंने 75 वर्ड्स डमी लिख दिए और लास्ट पे वही लाइन लिख दी जो मैंने पहले लिखी थी। इफ़ यू want to learn more you can go to Google। अच्छा, अब लास्ट पे आते हैं तो डेस्कटॉप स्क्रीन, इफ़ यू वांट टू लर्न मोर यू कैन गो टू गूगल। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो गो टू गूगल है इसके ऊपर लोग आएँ तो गो टू गूगल के ऊपर क्लिक करें ना, ये इसके ऊपर क्लिक करें तो वो google.com के ऊपर चले जाएं। उसके लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं वो होता है एक एंकर टैग होता है, जिसको हम लिंक्स लगाने के लिए यूज़ करते हैं। ए टैग बोलते हैं इसको, और एंकर टैग यूज़ करते हैं इसको। इसका सबसे पहले हम हाइपर रेफरेंस देते हैं। हाइपर रेफरेंस का मतलब ये होता है कि वो वेबसाइट, जिस वेबसाइट के ऊपर हम अपने यूज़र को नेविगेट करवाना चाहते हैं, उस वेबसाइट का लिंक हमने अपने हाइपर रेफरेंस के अंदर देना होता है। तो उस वेबसाइट का लिंक क्या है जी? google.com। तो मैं उसका लिंक यहाँ से कॉपी करता हूँ और HTML के अंदर जाके हाइपर रेफरेंस के अंदर यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया https और www.google.com। अब हुआ ये कि मैंने यहाँ पे किस चीज़ के ऊपर जो है वो क्लिक करवाना था, मैं इस सारी चीज़ को कट करके ले जाता हूँ यहाँ पे गो टू गूगल से पहले, और गो टू गूगल को जो है वो कंट्रोल X करके, आप लोगों को नज़र आ रहा है यहाँ पे ये जो एंकर टैग है, इससे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे यू कैन, और एंकर टैग स्टार्ट किया, उसमें हाइपर रेफरेंस दिया कि भाई google.com पे ले जाओ, और किसके ऊपर क्लिक करके लेके जाना है? गो टू गूगल के ऊपर क्लिक करके। तो यहाँ पे दोबारा से वापस आते हैं तो ये अब देखें ज़रा, गो टू गूगल जो है वो आप लोगों को बाकी टेक्स्ट से थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आ रहा है। एक तो ये कि ये अंडरलाइंड है, और दूसरा ये कि इसका कलर ब्लू हो चुका है। इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर हम क्लिक कर सकते हैं। इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे अब, तो ये किधर चला जाएगा? ये अब google.com के ऊपर चला जाएगा। यहाँ तक बात कंप्लीट। कोई मुश्किल है तो पूछ लें। सर HTML के टैग हमें याद रखने होंगे? हाँ जी बिल्कुल, ये देखें आसान से टैग हैं, और आप लोगों को जो है वो आसानी इसलिए होगी कि हेडिंग है तो हेडिंग के लिए H1 का टैग है, पैराग्राफ है तो पैराग्राफ के लिए P का टैग है, इमेज है तो इमेज के लिए इमेज का टैग है। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, जो काम है वही उस टैग का नाम है,
तो वो इजी है, इसको याद रखना कोई मुश्किल नहीं है। सर पिक शो नहीं हो रही है, पिक क्योंकि हमने जो है वो हाइड कर दी है उसको, जो है वो चीज़ें हमने वहाँ से डिलीट कर दी हैं और हमने उसको कमेंट कर दिया था, इस वजह से वो शो नहीं हो रही। सर कह रहे हैं, मियाँ सलाम साहब कह रहे हैं, सर जी अपनी वेबसाइट के किसी सेक्शन पे मूव करना हो तो सेम यही प्रोसीजर है जी। आप अपनी वेबसाइट का लिंक उठाएंगे पहले, मेरी वेबसाइट है, अगर मैं यहाँ पे बता दूँ आप लोगों को, किसी वेबसाइट का लिंक उठा लेते हैं, dapper.reviews है। अगर इसके मेन पेज के ऊपर आपने नेविगेट करवाना है इसको, या फिर आपने जो है वो इसके किसी और सेक्शन के ऊपर नेविगेट करवाना है, लेट्स सपोज ये जार ओपनर वाला एक आर्टिकल है, उसके ऊपर आप चाहते हैं कि यूज़र चले जाएं, तो यहाँ पे मैंने Ctrl+C किया इसके URL को, ठीक है, और मैंने नीचे एक लिख दिया, इफ़ यू पैराग्राफ लिख देते हैं ना, नीचे स्टार्ट कर देते हैं एक पैराग्राफ, और उस पैराग्राफ के अंदर लिखते हैं कि इफ़ यू वांट टू सी बेस्ट जार ओपनर देन क्लिक ऑन दिस लिंक। अब वो क्लिक ऑन दिस लिंक को हमने जो है वो हाइपर रेफरेंस करना है, तो मैं क्लिक ऑन दिस लिंक से पहले जो है वो एंकर टैग स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। एंकर टैग स्टार्ट किया मैंने, हाइपर रेफरेंस के अंदर वो जार ओपनर्स वाला जो लिंक था उसका URL पेस्ट कर दिया, ठीक है। और ये क्लिक ऑन दिस लिंक को मैं यहाँ से जो है वो कट किया और यहाँ पे एंकर टैग के अंदर ला के पेस्ट कर दिया, ठीक है, यहाँ तक आ गया। और फिर मैं दोबारा से अपने आर्टिकल के अंदर जाता हूँ, तो देखें ज़रा एक और लाइन आ चुकी है, इफ़ यू वांट टू सी बेस्ट जार ओपनर देन क्लिक ऑन दिस लिंक। तो क्लिक ऑन दिस लिंक जो है वो हाइपर रेफरेंस्ड है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो वो किधर ले जाएगा मुझे, वो जार ओपनर्स वाला जो dapper.reviews की वेबसाइट थी उसका जार ओपनर के आर्टिकल पे ले जाएगा। तो देखें ज़रा सेम वही है जो यहाँ पे है, वही हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। हाँ जी, बात क्लियर हो गई। सर बटन वाला भी थोड़ा सा आज गाइड करते हैं, वो जब हम फॉर्म बनाएंगे, फॉर्म बनाना सीखेंगे ना HTML के अंदर, तो फिर हम बटन भी सीख लेंगे, डोंट वरी। सर अटेंडेंस लिंक नहीं शो हो रहा, आपका वही लिंक है, सेम पोस्ट है इस ग्रुप के अंदर जो की गई है, उसी पोस्ट को जाके आपने जो है फिल करना है, कोई मुश्किल काम नहीं है। आज कितने हमने जो है वो टैग्स यूज़ किए हैं अभी मुझे बताएं। अभी हमने H1 पढ़ा है, अभी इसके बाद इमेज का टैग यूज़ किया है, इसके बाद हमने एंकर टैग यूज़ किया है, पैराग्राफ यूज़ किया है, ठीक है, और इमेज को थोड़ा सा जो है वो हमने मॉडिफाई किया उसकी विड्थ और हाइट की प्रॉपर्टीज़ लगा के, ठीक है। तो वो मुश्किल काम तो नहीं है, मेरा ख्याल है कि वो सिंपल है और आप लोग उसको अब ट्राई कर सकते हैं। और ख़ुद से आप लोगों के पास मैंने कहा था कि लैपटॉप्स होने चाहिए ताकि जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं उसको साथ साथ आप इम्प्लीमेंट करते जाएं कम से कम। सर आप पूरा टैग टाइप नहीं करते, काइंडली जो शॉर्टकट की यूज़ करते हैं वो बता दें हाइपर रेफरेंस के लिए। चलें ठीक है, मैं बता देता हूँ क्या करना है। अच्छा जी, लिंक पर क्लिक करने से न्यू टैब ओपन होनी चाहिए, इससे तो यूज़र हमारी वेबसाइट छोड़ जाए। अरे वाह, क्या बात की है जी नवीद साहब ने। नवीद साहब कहते हैं कि जी लिंक के ऊपर क्लिक करें ना तो वो न्यू टैब के अंदर लिंक खुलना चाहिए, हमारी वेबसाइट जो है ना वो वहीं की वहीं रहनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए आ जाएं जी, देखते हैं क्या करना है। बड़ी अच्छी बात की है इन्होंने, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक टारगेट की प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है जी? टारगेट की, एंकर टैग की एक प्रॉपर्टी है टारगेट। टारगेट के अंदर हम लिखेंगे अंडरस्कोर ब्लैंक, ठीक है। ये क्या करेगा, टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक क्या करेगा कि हमारा वो जो लिंक है उसको न्यू टैब के अंदर ओपन किया करेगा। मैं इसको अब ज़रा रिफ्रेश करता हूँ और क्लिक ऑन दिस लिंक के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखें वो न्यू टैब के अंदर dapper.reviews ओपन हुई है। हमारी वेबसाइट जो है वो वैसी की वैसी ही हमारे पास मौजूद है, उसके अंदर कोई चेंजेस जो है वो नहीं आई। पहले क्या होता था कि यही वाला पेज जो था वो रिफ्रेश हो जाता था
और गूगल पे चला जाता था या dapper.reviews की वेबसाइट पे चला जाता था। जैसे अब ये वाला लिंक है, इसको हमने टारगेट की प्रॉपर्टी नहीं लगाई, google.com के ऊपर जाता है तो वो हमारी वेबसाइट वाला ही टैब रिफ्रेश होके google.com पे चला जाता है। तो उससे बचने के लिए टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। अरसलान कह रहे हैं कि सर टैग्स किन कीवर्ड्स से डालते हैं? भाई कौन से कीवर्ड्स यूज़ किए हैं? मैंने कुछ भी नहीं किया। आपने सिंपल देखें पैराग्राफ लिखा है तो मैंने पी लिख के टैब दबा दिया तो वो पैराग्राफ का टैब जो है वो जो पी का टैग था वो स्टार्ट हो गया। आप लोग अभी स्टार्ट में ना मैंने बहुत सारी आसानियां पैदा कर दी हैं। ये जो सबलाइम टेक्स्ट है ना, अभी मैं आप लोगों को नोटपैड पे कोड करवाता ना तो ये सारा काम आपको खुद से लिखना पड़ना था। पहले आप जो है वो दोनों ब्रैकेट्स जो हैं वो शुरू करते, पी का टैग शुरू करते, फिर यहाँ पे आके पी का टैग एंड करते। वो बहुत मुश्किल काम है। उससे बचाने के लिए, टाइम को बचाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग के लिए मैंने आप लोगों को सबलाइम टेक्स्ट जो है वो यूज़ करवाया है। फिर इसके बाद और ज़्यादा आसानी करनी है तो इसका एक पैकेज कंट्रोलर इंस्टॉल कर लें। आप लोग टूल्स में जाएंगे तो यहाँ पे अभी मेरे पास क्योंकि वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो यहाँ पे एक इंस्टॉल पैकेज का एक ऑप्शन जो है वो नज़र आ रहा होगा। ठीक है, पहले यहाँ से उसको इंस्टॉल करेंगे, फिर उसके बाद आप प्रेफरेंस के अंदर जाएंगे तो पैकेज कंट्रोल के अंदर जाके आप एक एक्सटेंशन जो है वो यहाँ से इसकी इंस्टॉल करेंगे। उसका मैं नाम लिख देता हूँ उसका नाम है एमिट। ठीक है, एमिट पैकेज कंट्रोलर आप लोग इंस्टॉल कर लेंगे तो आप लोग आसानी से कोड जो है वो कर सकते हैं और HTML की सजेशंस जो है वो आप लोगों को मिल जाएंगे। कोई शॉर्टकट की मैं यूज नहीं कर रहा, मैं पूरा टैग लिखता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, अभी तक आज के लेक्चर में कोई कंफ्यूजन है टैग्स के हवाले से तो मुझे बताएं। कल को जब आप लोग आएंगे सब लोग तो मेक श्योर कि आप लोगों का जैम्प चल रहा हो, आप लोग जो सबलाइम के अंदर कोड कर रहे हो वो आपका गूगल क्रोम के ऊपर वो कोड जो है वो नज़र आ रहा हो और आपकी जो आउटपुट है वो चल रही हो। जितने भी क्वेश्चंस हैं हमारे टीएस आप लोगों के पास अवेलेबल हैं, उनसे जाके वो क्वेश्चन पूछें, मेरे से पूछें। ठीक है, वो जो सारी की सारी चीज़ें आज का दिन जो है वो क्लियर होना चाहिए। वैसे वो मैंने आप लोगों को वीकेंड का टाइम दिया था कि वीकेंड को आप लोग जो है वो चीज़ करके आए सारी की सारी, और अभी नहीं कर पाए जो लोग, जिनका अभी तक इंस्टॉलेशन का मसला आ रहा है, वो टीएस के साथ जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करें ताकि आप लोग इन लेक्चर्स को मिस ना कर दें और पीछे ना रह जाएं। सर हम डायरेक्ट HTML का कोड भी रन कर सकते हैं तो जैम्प को यूज़ करने का क्या फ़ायदा होगा, काइंडली बता दें। मुदस्सिर इकबाल, आप बिल्कुल कर सकते हैं, HTML का कोड डायरेक्टली भी आउटपुट कर सकते हैं, लेकिन अभी क्या करना है हमने कि आगे जाके हमने वर्डप्रेस भी पढ़ना है। ठीक है, तो मैं भी से इसका इस्तेमाल इसलिए सिखा रहा हूँ कि ताकि आप लोगों को जब वर्डप्रेस कर रहे हो तो फिर वहाँ पे मसले ना आ रहे हो। ये देखें जी, हमारा ये पहला जो लेक्चर था उसके अंदर जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं, हेड का सेक्शन है, H1 है, पैराग्राफ है। ठीक है, फिर उसके बाद एंकर टैग है। ये सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई हैं। एक चीज़ और जो है वो साथ सीख लेते हैं ताकि आप लोगों को फिर बाद में कन्फ्यूजन ना हो।
हमने यहाँ पे आई लव पाकिस्तान लिखा, उसके बाद ये झंडे आ गए। मैं यहाँ पे ना नीचे एक और हेडिंग देता हूँ इस इमेज के बाद, इस पैराग्राफ से पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ H2 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है जी, और उसके अंदर मैं प्रोविंस लिखना स्टार्ट करता हूँ। और प्रोविंस मैं चाहता हूँ कि जो है वो ऑर्डर्ड लिस्ट, जैसे आप लोगों ने बुलेटेड पॉइंट्स देखे हैं, उन बुलेट पॉइंट्स के अंदर वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो शो हों कि एक बुलेट पॉइंट जो है वो पंजाब का, अगला बुलेट पॉइंट सिंध का, सरहद का, और फिर उसके बाद बलूचिस्तान का। तो मैं एक ऑर्डर्ड लिस्ट जो है OL, ऑर्डर्ड लिस्ट OL का टैग में स्टार्ट करता हूँ और उसके अंदर मैं लिस्ट आइटम्स क्रिएट करना शुरू कर देता हूँ। मैंने एक पहली लिस्ट आइटम क्रिएट की पंजाब की, अगली लिस्ट आइटम क्रिएट की मैंने सिंध की, फिर नीचे आया तो लिस्ट आइटम मैंने क्रिएट की यहाँ पे KPK की, लास्ट पे आया तो एक और लिस्ट आइटम क्रिएट की बलूचिस्तान की। तो अब मैं मेक श्योर चेक करना चाहता हूँ कि ये क्या चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे आके इम्प्लीमेंट हो गई हैं या नहीं। तो मैंने यहाँ पे आया प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, तो ऑर्डर्ड लिस्ट थी क्योंकि ये 1 2 3 4 और एक ऑर्डर के अंदर जो है वो बुलेट पॉइंट्स के अंदर सारे के सारे प्रोविंसेस जो हैं वो आके इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। ठीक है, मैं अगर चाहूँ इसको कि ऑर्डर्ड लिस्ट की बजाय अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज करूँ तो OL की बजाय मैं यहाँ पे लिख दूंगा UL, अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, तो सिंपल OL को मैं चेंज कर दूंगा UL के अंदर। तो अब रिफ्रेश करेंगे तो अब आप लोगों को वहां पे वो डॉट्स नजर आ रहे हैं, वो अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो नहीं आ रही। सर एक क्वेश्चन 6 बार कर चुका हूँ, आप आंसर ही नहीं कर रहे मुझे। हाँ मैं हूँ ही ऐसा, मैं बहुत बुरा हूँ, मैं कभी भी किसी के सवाल का जवाब नहीं देता। क्या सवाल क्या है तुम्हारा, बोलो। जो इररेलेवेंट क्वेश्चन होते हैं ना, मैं उसके जवाब नहीं देता। अब देखें सर काइंडली यहाँ मेटा का बता दें। अब मैं मेटा का 6 दफ़ा बता चुका हूँ, लेकिन फिर आप लोग जब लेक्चर छोड़ के जाते हो या चीज़ों को नहीं समझ पाते तो फिर मैं क्या करूँ उसको। मैं 6 दफ़ा अगर आप लोगों के सवालों को जवाब देता रहूँगा ना तो वो रिपीट होती रहेंगी चीज़ें। अच्छा जी, फिर उसके बाद और क्या है सर, इमेज को टैग में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब देखो ये क्या सवाल है, मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या कहना क्या चाह रहे हो तुम। इमेज को कैसे टैग के अंदर, अब बस मैंने तुम्हें ये बताया है कि इमेज का टैग कैसे यूज करते हैं। IMG ये इमेज का टैग है, उसके अंदर हम सोर्स लिखते हैं और अपने इमेज को हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर लेते हैं। अब बताओ क्या करना है मुझे इसका, इसके अंदर टैग के अंदर मैं तुम्हें कैसे कन्वर्ट करके दूँ। तो अगर मैं आप लोगों के सवालों को इग्नोर कर रहा होता हूँ ना, तो इसका मतलब यही होता है कि आपका सवाल इररेलेवेंट है और मैं आप लोगों के सवाल को नहीं लेना चाह रहा, क्योंकि क्वेश्चन जो सारे का सारा जो टेम्पो है पूरे के पूरे लेक्चर का वो टूट जाएगा। अब देखो मैं वहाँ पे लिस्ट पढ़ा रहा था, ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, तो अब यहाँ पे आपने अपनी बेतुकी सी जो है वो कन्वर्सेशन स्टार्ट करवा ली है मेरे से। क्वेश्चन करने का एक ढंग होता है और क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा रिसर्च कर लिया करें, उस क्वेश्चन के ऊपर सोच लिया करें कि हम करने क्या लगे हैं। इससे जो हमारा लेक्चर है वो डाइवर्ट तो नहीं होगा, क्या वो क्वेश्चन रेलिवेंट है या नहीं। ये सिंपल मैं कामरान के लिए नहीं कह रहा, सब लोगों के लिए कह रहा हूँ कि जो भी क्वेश्चन है आप लोगों का, मुझे क्वेश्चन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जितने चाहे सवाल पूछें, लेकिन कम से कम मेक श्योर कि जो भी सवाल पूछें वो हमारे लेक्चर के रेलिवेंट हो और उससे बाकी लोगों को भी कोई ना कोई फायदा हो। ठीक है, बजाय इसके कि हम टाइम ज़ाया कर रहे हो अपना भी और ट्रेनर का भी। चलें जी, आज जितने भी हमने टैग्स पढ़े हैं उसको आप लोग घर बैठ के रिपीट करेंगे। ठीक है, और कल को हम और इंशाल्लाह HTML की जो रिमेनिंग चीज़ें हैं उसको भी डिस्कस करेंगे और साथ साथ देखेंगे कि CSS के अंदर हमने इन चीज़ों को कैसे लेके चलना है। ठीक है, आज के लिए अगर कोई सवाल हैं तो आप पूछ लें। आज जितने टैग्स पढ़े हैं उनको रिपीट करें। कल को सब लोगों का सबलाइन, जैम्प, सर्वर, होस्ट सब कुछ चल रहा हो, जो मसले आ रहे हैं अपने TAs को जाके बताएं और उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। YouTube आप लोगों के पास है, Google आप लोगों के पास है, अभी भी ये इतने आसान से सॉफ्टवेयर्स हैं, इनको अगर आपसे इंस्टॉल नहीं हो रहे तो सॉरी टू से आप लोग जो है ये फ्रीलांसिंग नहीं कर सकते। आप लोग इन टेक्निकली चीज़ों को
जो है वो नहीं लेके चल सकते अगर, तो फ्रीलांसिंग अगर आप लोगों के लिए नहीं बनी, इसको लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चला करें कि यार अगर एक मसला आ रहा है तो मैं इसको सॉल्व करने के तरीके ढूंढूं, एक तरीका गलत हो जाएगा तो दूसरा तरीका ठीक हो जाएगा, चलो मुझे कम से कम पता तो लग जाएगा ना कि इस वे से किया था तो ठीक नहीं हुआ था, अगली दफा मैं वो वाला वे यूज नहीं करूंगा। सर जो कमेंट्स हाइड करने के लिए शो किए अगेन शॉर्टकट की शो, कमेंट करने के लिए किसी कोड को हम जो शॉर्टकट की यूज करते हैं वो है कंट्रोल क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अच्छा मार्कअप को क्या, अभी मार्कअप मैंने बोला था कि मार्कअप ये होता है कि किसी भी टैग का जो इफेक्ट होता है उसको हम उसका मार्कअप बोलते हैं, उसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने सिंपल उसको डेफिनेशन के तौर पे बोला था कि आई लव पाकिस्तान को बोल्ड करके लिखना, उसको उसका एक स्पेसिफिक फॉन्ट साइज हो, बोल्डेड हो, तो ये H1 की प्रॉपर्टी है, ठीक है। और H1 का काम ही ये है कि उसने ये काम करना है कि आई लव पाकिस्तान को थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देना, ठीक है। तो आई लव पाकिस्तान की क्योंकि ये प्रॉपर्टी है, इस वजह से H1 का मार्कअप है ये कि वो H1 के टैग के अंदर जो भी लिखा जाता है उसको वो थोड़ा सा बोल्ड करके दिखा देते हैं। और कोई सवाल? कल को किसी को दोबारा बता रहा हूँ कि अगर किसी को मसला आ रहा है ट्रेनर्स के साथ जाके टीएस के साथ जो है वो कम्युनिकेट करें और अपने उन मसाइल को सॉल्व करें, और ताकि कल को आप लोग इस तरह के सवाल ऊट पटांग ना पूछ रहे हों और हमारा जो लेक्चर है वो डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। और जो चीज़ें हैं वो आसानी से स्मूथली लेके हम चल सकें। ये जो टैग्स हैं इनको इम्प्लीमेंट करें और फिर उसके बाद जो है वो हम चीज़ें आगे लेके चलेंगे। सर कोई भी टैग स्टार्ट करने के लिए कौन सी कीज़ यूज़ होती हैं? यार अब देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ H1 का टैग, तो मैंने पहले शिफ्ट दबाया और ये वाली ब्रैकेट लिख दी, फिर उसके बाद मैंने H दबाया, 1 दबाया, फिर उसके बाद मैंने इस टैग को बंद कर दिया, ये टैग स्टार्ट हो गया मेरे। अब कौन सी की इसके अंदर यूज़ की है? कोई शॉर्टकट की नहीं है, H1 लिखने के लिए H1 ही दबाना पड़ेगा ना, ठीक है। सवाल कौन से करते हो ये, मुझे मतलब समझ नहीं आता कि आप लोग क्यों ऐसे सवाल करते हो। कोई शॉर्टकट की यूज़ नहीं की मैंने, जो लिखा है वो टाइप करके लिखा है खुद से। कोई टास्क दे दें जो कल आपको दिखा सकें। टास्क यही है कि जो टैग्स मैंने यहाँ पे आज हमने इम्प्लीमेंट किए हैं उनको अपने तरीके से मुख्तलिफ चीज़ों को लेके चल सके, ठीक है। मुख्तलिफ चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें, जैसे मैंने लिंक्स लगाए हैं, आप लोग किसी और वेबसाइट के लिंक लगाएं, पैराग्राफ्स बनाएं, इमेजेस लगाएं, ठीक है, लिस्ट स्टाइल्स बनाएं, लिस्ट बनाएं अपनी, ठीक है, जिसके अंदर हमने ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट लिखी, जितने भी टैग्स किए हैं उनको इम्प्लीमेंट करें। अच्छा एक टास्क जो है वो ये है आप लोगों का कि अब ये देखें आई लव पाकिस्तान का ये जो इमेज है ये सिंपल एक इमेज है, और मैं अगर चाहूँ कि अगर इस इमेज के ऊपर क्लिक करूँ तो ये मुझे किसी वेबसाइट के ऊपर ले जाए। तो वेबसाइट लेट सपोज कौन सी वेबसाइट, हम सेफ्सकाई कर लेते हैं, ठीक है। इसका मैंने यहाँ से यूआरएल उठाया और अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इस इमेज के ऊपर लोग क्लिक करके जो है वो safsky.com के ऊपर चले जाए। तो ये इमेज कहाँ पे लगाया था हमने? यहाँ पे लगाया था ना, ये देखें ये इमेज लगा हुआ है। इस इमेज से पहले जो है वो मैं एक एंकर टैग स्टार्ट करता हूँ, उसके अंदर हाइपर रेफरेंस के अंदर सेफ्सकाई का जो है वो यूआरएल दे दिया, और यहाँ पे हम लिखा करते थे गो टू गूगल, ऐसे ही था ना, या गो टू सेफ्सकाई, ठीक है। मैंने यहाँ पे सिंपल, अभी सिंपल ऐसे लिख के देखते हैं, तो ये देखें ज़रा, गो टू सेफ्सकाई,
यहाँ पे आ जाएगा और लोग इस गो टू सेफ्स्काई के ऊपर क्लिक करके अब sefsky.com के ऊपर चले जाएंगे। वापस आते हैं तो अगर मैं ये चाहता हूं कि गो टू सेफ्स्काई की बजाय यहाँ पे वो इमेज लगा हुआ हो और उस इमेज के ऊपर लोग क्लिक करें, तो इमेज वाला जितना भी टैग था सारे का सारा मैंने कॉपी किया, यहाँ से Ctrl+X से मैंने उसको कट कर लिया और गो टू सेफ्स्काई की जगह पे जो है वो मैंने यूज कर लिया। ठीक है, Ctrl+S किया, वापस आए तो अब गो टू सेफ्स्काई निकल गया। और अब ये देखें जरा, यहाँ पे आता हूँ तो ये क्लिकेबल तो नहीं है, लेकिन जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो ये वैसे ही पॉइंटर जो है, इससे मुझे पता लग जाता है, ये हाथ का जो आइकन है इससे पता लग जाता है कि इसके ऊपर क्लिक करने से ये कहीं URL के ऊपर लेके जा रहा है। और अगर आप बिल्कुल हमारा जो बॉटम राइट कॉर्नर है इसके ऊपर देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है https sefsky.com। इसका मतलब ये है कि ये जो सेक्शन है हमारा, हमें ये अगर मैं क्लिक करूंगा इस इमेज के ऊपर तो हमें https और sefsky.com के ऊपर लेके जाएगा। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो वो नेविगेट हुआ, रिफ्रेश हुआ पेज और वो हमें सेफ्स्काई के ऊपर ले गया। तो अब इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि किसी इमेज के ऊपर भी क्लिक करवा के हम उसको किसी और वेबसाइट के ऊपर लेके जा सकते हैं। ठीक है सर, HTML और CSS कितने दिन में हो जाएगा? तकरीबन 1 वीक के अंदर। 3-4 लेक्चर्स का काम है, ज़्यादा नहीं है। ऑल इज क्रिस्टल क्लियर सर, थैंक यू सो मच फॉर द एक्सेलेंट डिलीवरी। ओके, थैंक यू। चलें जी, ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करके देखें अब आप लोग, और फिर मुझे बताएं कि कल आप लोग कल आके बताएं कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो नहीं हो सकी आपसे और कौन सी चीज़ें जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अच्छा जी, हमारी एक स्टूडेंट है फरीदा असलम, और फरीदा असलम ने पहला ऑर्डर फाइवर के ऊपर जो है वो कंप्लीट कर भी लिया है। और सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस और फरीदा के लिए तालियां कि उन्होंने इतनी थोड़ी सी गाइडलाइन से ही फाइवर को यूज़ किया और पहला ऑर्डर लिया वहाँ पे, और पहला ऑर्डर माशाल्लाह उन्होंने कंप्लीट कर लिया है। और उन्होंने मुझे कल बताया है इनबॉक्स के अंदर कि सर मेरा पहला ऑर्डर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो कंग्रेचुलेशंस जी, फरीदा हमारी क्लास की पहली स्टूडेंट है जिन्होंने अपना पहला ऑर्डर कंप्लीट किया है। सर इस वेबसाइट का नाम क्या है? वही होगा जो उस फोल्डर का रखा था। कौन सी वेबसाइट? आप जब लोकल होस्ट के ऊपर आते हैं तो मैंने अब देखें वेबसाइट 1 नाम का एक फोल्डर जो है वो क्रिएट किया था सी के अंदर ना, जैम और htdocs के अंदर वेबसाइट 1 का एक फोल्डर क्रिएट किया था और उसके अंदर मैंने lecture2.html रखी थी। आप चाहें तो डायरेक्टली आप उसको htdocs के अंदर भी रख सकते हैं और चाहें तो आप उसको किसी फोल्डर के अंदर भी रख सकते हैं। तो कोशिश किया करें कि एक फोल्डर बना लें, अपनी अपनी वेबसाइट का कोई भी नाम रख लें, अपने नाम पे रख लें। अभी तो सिंपल हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो उसके बाद जो है आप उसको फिर लेके चलें और सारे के सारे एसेट्स उस वेबसाइट के जितने इमेजेस हैं, जितनी उसकी CSS की फाइल्स हैं, HTML की फाइल्स हैं, आप उस फोल्डर के अंदर रखा करें। ठीक है अच्छा जी, फिर आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। कल को इंशाल्लाह प्रॉब्लम्स अपने सॉल्व करके आएँ और फिर मुझे बताएं कि सर ये मसले जो हैं वो हमारे अभी रहते हैं, उसको हम इंशाल्लाह कल को डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज़।